हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताया जाता है जहाँ पे सबके पास टैलेंट है। कुछ लोगों ने ऐसे रैंक का टैलेंट एम्परर आई को अवेकन किया जिससे वो किसी भी चीज के आर पार देख सकते थे। वहीं पे कुछ लोगों ने ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट टाइम ट्रेवल को अवेकन किया जिससे वो लोग टाइम को रिवर्स कर सकते हैं। वहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर हा जुंगू ने एक एफ रैंक के टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम था प्लंडर, और उसकी हेल्प से वो किसी को भी मार के उसकी एबिलिटी को छीन सकता था। और इन सारे लोगों को ये पावर इसलिए मिली क्योंकि प्लेनेट क्रिप्टॉन के ऊपर एक टैबलेट आके गिरा और उस टैबलेट के गिरने की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज हुई जिससे कि कंट्री ईस्ट कोरिया तबाह हो गया। और उस टैबलेट को स्टडी करने के लिए क्रिप्टॉन के 5 सबसे पावरफुल फोर्सेस ने अपनी टीम को भेजा। सीन चेंज होता है और हमें हांग सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जुंगू अपनी कंपनी के अंदर खड़ा होता है और उसका दोस्त जैंग भी उसको अपनी नई गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा रहा होता है। लेकिन तभी जैंग भी नोटिस करता है कि जुंगू कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता और जुंगू सोच रहा होता आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैं एक ऐसा एरा में था जहाँ पे हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर थे, और जहाँ तक मुझे याद है मैं अपने लास्ट मोमेंट के अंदर एक टाइगर लेवल के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था ताकि मैं अपने टैलेंट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और हमारे एक एनिमी की वजह से वहाँ पे एक घोस्ट लेवल का मॉन्स्टर आ गया और मेरा जो ब्रदर था वो मुझे बचाने के चक्कर में मारा गया। यहाँ तक कि मुझे भी उस एनिमी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया। और वो सारे एनिमी हमारे पीछे इसलिए पड़े थे ताकि उनको एक क्रिस्टल मिल सके जो हमारे पास प्रेजेंट था। और अगर उस एरा के अंदर कोई बंदा वीक है तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और तभी हम देखते जुंगू जेंगवी से पूछता है आखिर आज की डेट कौन सी है। और तभी जेंगवी बोलता है जुंगू आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आज 12 नवंबर 2025 है। और जुंगू सोचता है 3 साल पहले जब मैंने अवेकन किया था बिल्कुल उसी डेट को मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। और तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है हाँ जुंगू, तुम्हारी परफॉर्मेंस पूरी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा बेकार है, इसीलिए आज तुम्हें यहाँ पे इस कंपनी से बाहर निकाला जाता है और तुम्हारा जितना पेमेंट बाकी है तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले सकते हो। तुम्हें आज के बाद से इस कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं। और तभी हम देखते जुंगू उस बंदे को देखता और स्माइल करता है और जुंगू हमें बताता है कि ये बंदा इस कंपनी का मैनेजर है जिसका नाम है वैंग जिनचाओ। और ये बिल्कुल पास्ट लाइफ की तरह ही बहुत ज्यादा अनोइंग है। और पास्ट लाइफ के अंदर जब इसका टैलेंट अवेकन हुआ था तो ये एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो गया था। वांग जिनचाओ इतना ज्यादा कमीना था कि वो लोगों के ऑर्गन्स को बेचता था ताकि उसको और ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके। और जब वैंग जिनचाओ देखता है कि जुंगू कुछ भी नहीं बोल रहा तो वो उसकी और ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और बोलता है तो जैसे कमीना की हमारी कंपनी के अंदर कोई जरूरत नहीं, तू बिल्कुल एक कचरा है। लेकिन जुंगू उन पे ध्यान नहीं देता और वहां चला जाता है। हालांकि पास्ट लाइफ में उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था। वैंग जिनचाओ के मॉक करने की वजह से उसने उससे फाइट कर ली थी। फाइट करने की वजह से जुंगू को 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया, जिस वजह से उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी। यहाँ पे सारे लोग लेवल अप कर रहे थे, वो वहाँ पे जेल के अंदर पड़ा था। और जब तक जुंगू जेल से बाहर निकला सारे लोगों ने लेवल 10 पार कर लिया था। जुंगू बचपन से एक ऑर्फन था और उसको एक चोर ने पाला था। लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता कि जिस ब्रदर ने जुंगू को पाला था वो भले ही उनके लिए चोर हो लेकिन जुंगू के लिए वो सब कुछ है। जुंगू का जो ब्रदर था वो भी एक ऑर्फन था और क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग था तो इसलिए जुंगू को पालने के लिए उसने चोरी करने का फैसला किया। हालांकि वो दोनों सगे भाई नहीं थे लेकिन उन लोग का बॉन्ड सगे भाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और पास्ट लाइफ के अंदर जुंगू का जो ब्रदर था उसको क्राइम करने के 15 साल की जेल हुई थी। लेकिन क्योंकि उसने ए रैंक के टैलेंट को अवेकन किया और पुलिस की काफी हेल्प करी इसीलिए उसको टाइम से पहले रिलीज कर दिया गया। और जुंगू अपने ब्रदर की हेल्प से धीरे धीरे पावरफुल होता गया। वहीं एक दिन एक लड़की को बचाने के चक्कर में जुंगू ने एक बंदे को मार दिया और वहाँ पे जुंगू को पता चला किसी को भी मारने पे उसका जो प्लंडरिंग का टैलेंट है वो लेवल अप हो सकता है। और अगर सही कहा जाए तो किसी को भी मारकर उसका टैलेंट छीन सकता है। लेकिन जुंगू का ब्रदर जो कि जेल में रह के आ चुका है उसने जुंगू को मना किया कि वो किसी को भी इंटेंशनली ना मारे। और जुंगू के लिए पावर से ज्यादा उसका ब्रदर मायने रखता है, इसीलिए जुंगू ने भी किसी को भी ना मारने का फैसला किया। लेकिन जुंगू के ब्रदर की काइंडनेस उनको मौत के पास ले गई क्योंकि इस डार्क एरा के अंदर आप एक अच्छे इंसान होकर सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसी काइंडनेस की वजह से जुंगू और उसका ब्रदर मारे गए। और उनको मारने वाला ना तो कोई बीस्ट था ना ही वो लोग डंजन के अंदर मरे, बल्कि लालच में आके ह्यूमंस ने उनको मार दिया। तभी हमें दिखाया था कि जुंगू एक हार्डवेयर शॉप से बाहर निकलता है। उसने वहां से ऐसे टूल खरीदे जिसकी वजह से वो लोग को मार के उनके टैलेंट को छीन सके, क्योंकि पिछली लाइफ के अंदर उसने अच्छा करके कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। इसीलिए इस लाइफ के अंदर उसने एक विलन बनने का फैसला लिया है, क्योंकि एक विलन बनने के बाद मैं उन लोग को मार दूंगा जो मेरे बारे में बुरा सोचेंगे और अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ से कंट्रोल करूंगा। फिर हम देखते जुंगू वापस से कंपनी के अंदर आके वॉशरूम में बैठा होता है और जुंगू बोलता है जहां तक मुझे याद है यही वो मूवमेंट है जहाँ पे सारे लोग अवेकन करेंगे। और वो सिस्टम जुंगू को बोलता है क्रिप्टन प्लैनेट के हाथ जुंगू हम आपका वेलकम करते हैं। और आगे वो सिस्टम बताता है कि क्रिप्टन प्लैनेट के अंदर अलग अलग लेवल के डंजन खुलेंगे और जैसे ही आपका टैलेंट अवेकन होगा आप इन डंजन के अंदर जाके अपने कॉम्बैट स्किल को अवेकन कर सकते हैं। सिस्टम बताता है कि आपने एक एफ रैंक के टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम है प्लंडर, और आप अपने जो भी ओपोनेंट को मारोगे या तो आप उसका एट्रीब्यूट ले सकते हो या फिर टैलेंट। और क्योंकि जुंगू ने वापस से रीबॉर्न किया इसलिए उसको पहले से पता है कि हांग सिटी के अंदर कहाँ सबसे अच्छी डंजन खुलेगी और उन सबको क्लियर करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा। और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उसको ये पता है कि वो अपने प्लंडर के टैलेंट को ट्रिपल एस रैंक में कैसे लेके जा सकता है। और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पिछली लाइफ की कोई भी गलती इस लाइफ के अंदर नहीं दोहराएगा। और तभी अचानक से जुंगू को मैनेजर वांग जिंगचाओ की आवाज सुनाई देती है। वांग जिंगचाओ वॉशरूम से बाहर निकलते हुए किसी से बात कर रहा होता है। जाओ में मैंने एक एस रैंक का टैलेंट हीलिंग ग्रास को अवेकन किया है, तो अगर तुम मेरे साथ में रहती है तो तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। और जुंगू वहाँ पे छुप के वांग जिंगचाओ के पास आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वांग जिंगचाओ वो
फर्स्ट टारगेट होगा जिसको वो प्लंडर करने वाला है। और जैसे वांग जिंगचाओ पास में आता है, जुंगू अपनी रोप की हेल्प से उसके गले को दबाने लगता है और तभी वांग जिंगचाओ की बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर का फिगर बाहर निकलता है। और जो चीज वांग जिंगचाओ की बॉडी से बाहर निकली होती है उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। और जिनके पास एस रैंक का टैलेंट होता है सिर्फ वही सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। और हम देखते हैं वो सब्स्टिट्यूट वांग जिंगचाओ की बॉडी को हील करने लगता है। और जिस स्पीड से वांग जिंगचाओ इंजर्ड हो रहा था उसके मुकाबले सब्स्टिट्यूट की हीलिंग स्पीड काफी स्लो थी। और तभी हम देखते जुंगू को बताया जाता है कि आप उसके सोल फोर्स को प्लंडर कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो एफ रैंक का टैलेंट है वो डी रैंक के अंदर चेंज हो चुका है। और ऐसे ही करते हुए जुंगू का डी रैंक का टैलेंट सी रैंक में लेवल अप हो जाता है। और जैसे ही वांग जिंगचाओ की बॉडी से सारी सोल फोर्स खत्म हो जाती है, फाइनली जुंगू का प्लंडर का टैलेंट एस रैंक हो जाता है। और क्योंकि अब जुंगू का प्लंडर टैलेंट एस रैंक हो चुका है तो अब जब वो किसी भी ओपोनेंट को मारेगा तो वो इनमें से प्लंडर करते हुए किसी भी चीज को चूज कर सकता है। या तो उस बंदे के सारी एट्रीब्यूट वैल्यू को ले लेगा, या फिर टैलेंट इफेक्ट ले लेगा, या फिर उसकी सारी स्किल्स को भी ले सकता है। अब क्योंकि आप एस रैंक हो चुके हो तो आप खुद का सब्स्टिट्यूट भी बना सकते हो। और तभी हम देखते जुंगू अपना हाथ आई करता है और बोलता है मैं सब्स्टिट्यूट बाहर निकलो, मैं तुम्हें समन करता हूँ। और तभी हम देखते जुंगू के सामने एक ब्लैक एनर्जी से बना हुआ वॉरियर आता है जिसने अपनी बॉडी के ऊपर एक मेटेलिक आर्मर पहना होता है। और ये है जुंगू का सब्स्टिट्यूट जिसका नाम है डार्क एम्परर। और तभी जुंगू के सामने एक एट्रीब्यूट पैनल खुलता है और जुंगू को पता चलता है कि डार्क एम्परर की स्ट्रेंथ, एजिलिटी और ग्रोथ सब 200 पॉइंट तक पहुंच चुका है। और 200 पॉइंट एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पे कोई भी एस रैंक में पहुंचता है। और अगर किसी को भी एस रैंक में पहुंचना है तो उसकी लिमिट है 400 पॉइंट। वही ट्रिपल एस रैंक में पहुंचने के लिए 600 पॉइंट की जरूरत है। और डार्क एम्परर के पास उसके 3 एट्रीब्यूट मैक्सिमम लेवल पे है। और भले ही एरा कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, डार्क एम्परर यहाँ के टॉप सब्स्टिट्यूट में से एक होगा। और जुंगू बोलता है डार्क एम्परर वांग जिंगचाओ की बॉडी को ठिकाने लगा दो। और जुंगू अपना काम खत्म करने के बाद उस कंपनी से बाहर निकल आता है और जुंगू स्ट्रीट पे घूमते हुए अपनी ग्रुप चैट को ओपन करता है। और नॉर्मली इस ग्रुप चैट में कोई भी बात नहीं करता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल अवेकनिंग हुई है इसीलिए यहाँ पे सारे लोग बात कर रहे हैं। और तभी उस ग्रुप चैट के अंदर लूमिंग नाम का बंदा बोलता है मैंने यहाँ पे एक एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम है बुक ऑफ विशेज। और उस ग्रुप के अंदर जितने भी लोग बात करते हैं ज्यादातर लोगों ने डी रैंक या एफ रैंक के टैलेंट को अवेकन किया था, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लूमिंग अकेला था जिसने एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया था, इससे जुंगू की नजर खासकर उस बंदे पे चली गई। और तभी जुंगू को याद आता कि लूमिंग एक ऐसा बंदा था जो कि पावरफुल लोगों की चापलूसी किया करता था। और मेरी लास्ट लाइफ के अंदर जैसे लूमिंग को टैलेंट मिला उसने अपनी क्रश को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया और बाद में उसने अपने लीडर और टीम के इंस्पेक्टर को मार दिया और जाके एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था स्माइलिंग कॉफिन। और इस जैसे बंदे को मार के इसका टैलेंट छीनने से मैं लोगों का भला ही करूंगा। और उसके बाद जुंगू लूमिंग के नंबर पे फोन करता है और तभी हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूमिंग अपने सब्स्टिट्यूट को चेक कर रहा होता है। और ये जो सब्स्टिट्यूट है इसके पास सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है कि ये अपने मास्टर की विशेष को कंप्लीट कर सकता है। और तभी लूमिंग बुक ऑफ विशेष को बोलता है कि उसे अपनी क्रश को गर्लफ्रेंड बनाना है। और ये विश सुनने के बाद बुक ऑफ विशेष पेजेस को फ्लिप करने लगती है और हम देखते हैं उस बुक के अंदर से काफी लाइट निकल रही होती है। और बुक ऑफ विशेष बोलता है मास्टर आपकी विश को कंप्लीट कर दिया गया है। और हम देखते हैं ये विश मांगने के बाद बुक ऑफ विशेष की एनर्जी खत्म हो गई होती है और वापस चला जाता है। और ठरक पने से भरे हुए लूमिंग को बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता और वो अपनी क्रश को मैसेज करने लगता है। हम देखते हैं बुक ऑफ विशेष ने काम करना स्टार्ट कर दिया होता है। जो क्रश उसे पहले भाव भी नहीं देती थी वो अब उसे डार्लिंग बुलाने लगी। और लूमिंग अपनी क्रश को बोलता है कि तुम्हारे जो ब्लैक वाले कपड़े जो कि काफी ज्यादा छोटे हैं तुम उनको पहन के फटाफट से मेरे होटल के अंदर आ जाओ। और उसकी क्रश की हाँ कहते लूमिंग खुशी से झूमने लगता है और उसको अपनी लाइफ के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता कि ग्लोबल अवेकनिंग की वजह से जैसे बंदे की गर्लफ्रेंड बन सकती है। और हम देखते जुंगू ने लूमिंग को फोन किया होता है और वो बोलता है लूमिंग आखिर तुम हो कहाँ पे, मुझे एस रैंक टैलेंट के बारे में कुछ पता चला है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस बात से लूमिंग काफी ज्यादा शौक होता है और बोलता है कि तुमने भी एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है तो चलो फटाफट से आ जाओ, मैं इस होटल के अंदर हूँ। और हम देखते लूमिंग हंसते हुए बोलता है एक बार जुंगू आके मुझे सीक्रेट बता दे, उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करूंगा। और 10 मिनट के बाद हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे आता है और दरवाजे को बंद कर देता है। और तभी लूमिंग वहाँ पे आता है और बोलता है तुम एस रैंक के बारे में क्या जानते हो, फटाफट से मुझे बता दो। और यहाँ पे जो भी सीक्रेट है तुम फटाफट से बता दो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की डेट है। और तभी जुंगू लूमिंग के कान के पास जाता है और बोलता है। और तभी हम देखते डार्क एम्परर लूमिंग के पीछे आता है, उसके मुंह पे काफी ज्यादा पंच मारता है। और डार्क एम्परर ने जो लूमिंग को पंच मारा था वो एक नॉर्मल यूनिट से 20 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यही वजह कि डार्क एम्परर के पंच खाते लूमिंग वहीं पे मर जाता है। और जुंगू को बताया था कि आपका प्लंडर का टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है, अब आपको यहाँ पे चूज करना होगा कि आपको अगले बंदे का एट्रीब्यूट वैल्यू चाहिए या टैलेंट इफेक्ट या फिर स्किल इफेक्ट, फिर आप इसकी सोल पावर भी ले सकते हैं। जुंगू बोलता है क्योंकि लूमिंग एक नॉर्मल बंदा है और अभी तक उसने कोई भी जॉब क्लास नहीं पाई है तो उसकी एट्रीब्यूट वैल्यू लेने से कोई फायदा नहीं। और अभी तक वो किसी डंजन में भी नहीं गया तो उसके पास कोई स्किल भी नहीं है। और सोल पावर से मैं अपने टैलेंट को बढ़ा सकता हूँ लेकिन वो भी एक एस रैंक की था तो मुझे कुछ खास फायदा नहीं होगा क्योंकि लूमिंग के एस रैंक लेने से मैं एस रैंक में नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे लगता है मुझे इसके टैलेंट को ले लेना चाहिए। इस तरीके से मेरे पास 2 एस रैंक के टैलेंट हो जाएंगे। और हम जुंगू उसके टैलेंट को ले लेता है। सिस्टम उसको कांग्रेचुलेट करते हुए बोलता है आपको एक और एस रैंक का टैलेंट मिला जिसका नाम है बुक ऑफ विशेज। और जुंगू को बताया था कि बुक ऑफ विशेज आपको 3 तरह की पावर देती है जिसमें पहला डिजायर है बैटल हार्डन, ये आपका हिटिंग रेट और क्रिटिकल हिटिंग रेट 20% बढ़ा देती है और आपके किसी भी एनिमी को मारने में एक्सपीरियंस भी डबल हो जाता है। और दूसरा डिजायर है आयरन वॉल, जिसकी हेल्प से आप किसी भी अटैक को डॉज कर सकते हैं और हर 10 मिनट से एक अटैक को नलीफाई कर सकते हैं। और तीसरा डिजायर है गुड लक, इसकी हेल्प से आपका जो लक होगा वो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेज मिलने के बाद मुझे एक अलग पावर फील हो रही है। और
तभी जुंगू मास्टर ऑफ विशेष को समन करता है और तभी वहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी बुक होती है। बुक ऑफ विशेष जुंगू को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर आपने मुझे समन किया, आप बताइए आपका विश क्या है। आप जो भी यहाँ पे चाहेंगे मेरी बुक ऑफ विशेष को कंप्लीट कर देगी। लेकिन जुंगू उसको देख के काफी शॉक होता है और पूछता है, आखिर तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। बुक ऑफ विशेष बोलता है, मैं एक फंक्शनल टाइप का सब्स्टिट्यूट हूँ, मैं कोई कॉम्बैट भले ही नहीं जानता लेकिन मैं आगे कोई भी विश को कंप्लीट कर सकता हूँ अपनी बुक ऑफ विशेष की हेल्प से। मेरी एनर्जी घटना या बढ़ना इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी विश कितनी ज्यादा इजी या हार्ड है। तो इसीलिए मेरी बुक ऑफ विशेष किसी विश को कंप्लीट कर सकती है। साथ ही मेरी जो इंटेलिजेंस है वो किसी भी सब्स्टिट्यूट से बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। जुंगू बोलता है, मुझे एक बात है, आखिर मैं तुम्हारी एबिलिटी को सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकता हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बुक ऑफ विशेष बोलता है, आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप मुझसे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती है और वो मेरी बहुत ज्यादा कम एनर्जी खाएगी। जुंगू उसकी बात को समझ जाता है और बोलता है, अगर मैं तुमसे कोई डंजन में पड़ा हुआ ट्रेजर मांगू तो उससे तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च होगी, लेकिन वहीं अगर मैं तुमसे उस ट्रेजर की लोकेशन पूछूं तो तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा कम वेस्ट होगी। बुक ऑफ विशेष बोलता है, मास्टर आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही बोला। अगर आप मुझसे कोई लॉटरी का नंबर पूछते हैं तो वो मेरे लिए बताना काफी आसान होगा, लेकिन वहीं अगर आप मुझे पानी की बोतल लाने के लिए बोलेंगे तो उसमें मेरी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। जुंगू बोलता है, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, मुझे तुमको किस तरह से यूज करना चाहिए। और जुंगू बुक ऑफ विशेष को बोलता है, मुझे एक बात बताओ, मेरे बता जेसन को जेल से निकालने के तुम्हारी कितनी एनर्जी खर्च होगी। बुक ऑफ विशेष का मास्टर अपनी बुक के अंदर चेक करके बोलता है, इस विश को कंप्लीट करने पे मेरी पूरी एनर्जी खर्च हो जाएगी और मुझे गहरी नींद में जाना होगा ताकि मेरी एनर्जी रिकवर कर सके। जुंगू सोचता है, मुझे समझ में आ चुका है, यहाँ पे जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं। अभी के लिए मेरे सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मैं उन लोगों की इन्फॉर्मेशन को निकालूं जिन लोगों ने एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है और डार्क एम्बर ने लूमिंग की बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया है। और तभी जुंगू ध्यान देता है कि डार्क एम्बर के चेस्ट के ऊपर एक घड़ी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सुई है। और जुंगू बुक ऑफ विशेष के मास्टर से पूछता है, क्या किसी भी सब्स्टिट्यूट के अपीयरेंस का उसकी एबिलिटी से लेन देना होता है। बुक ऑफ विशेष का मास्टर बोलता है, हाँ मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूट की फॉर्म उसकी एबिलिटी और उसके मास्टर के सोल स्टेट पर डिपेंड करता है। और जैसे कि आप सोच रहे, डार्क एम्बर की एबिलिटी का टाइम से कोई लेन देना नहीं है। और जुंगू सोचता है, शायद से मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ। और फिर हम देखते हैं जुंगू वहां से निकल जाता है और जुंगू का जो प्लैनेट टैलेंट होता है वो कूल डाउन स्टेट पे चला गया होता है। इसका मतलब वो आज के लिए प्लैनेट टैलेंट को यूज नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए जुंगू ने डिसाइड किया कि वो जाकर डंजन को एक्सप्लोर करेगा। और जैसे ही वो बाहर की तरफ जा रहा था उसे फैंग मिंगचू दिखती है जो कि वही लड़की होती है जिसे लूमिंग ने बुलाया था और उसने यहाँ पे काफी छोटे कपड़े पहन रखे होते हैं। वो खुद के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है, बोलते मैंने इस कमीने को इतने सारे बेकार मैसेज क्यों भेजे, मेरा दिमाग सच में खराब हो गया था, मुझे इस कमीने को अभी ब्लॉक कर देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठरकी इंसान है। जुंगू ने वहाँ पे फैंग मिंगचू को इग्नोर कर दिया और जाके रिसेप्शनिस्ट से बोलने लगा कि मेरे दोस्त को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे काफी ज्यादा शांति से रहने के लिए आया है, तो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। और तभी सीन चेंज होता है, हमें हांग सिटी के एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा चिढ़ते हुए सब्स्टिट्यूट को देख रहा होता है जिसका नाम होता है किंग ऑफ टाइम। वो उस सब्स्टिट्यूट को बोल रहा था कि तुम्हारे सर के ऊपर घड़ी क्या कर रही है और वो घड़ी का टाइम आज से एक हफ्ते बाद का क्यों है। और तभी हमें सब्स्टिट्यूट किंग ऑफ टाइम को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी बच्ची होती है जिसने ब्लू और व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी होती है। और तभी किंग ऑफ टाइम बोलते, जब मैं टाइम ट्रेवल कर रही थी तब एक अननोन एंटिटी ने मेरे पावर के एक पार्ट को चुरा लिया और इसी वजह से मेरे टाइम के अंदर इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं। इस बात से वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, मैंने इतना हाई प्राइस पे किया उसके बावजूद भी गलती हो गई। और तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया था, इस बंदे का नाम है यू ताईजी और इसने एक ट्रिपल एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया जिसका नाम है किंग ऑफ टाइम। कमाल की बात है कि इसको ये टैलेंट ग्लोबल अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज में मिल गई और इस टैलेंट की हेल्प से वो उस रैंक में पहुंच चुका है जहाँ पे वो गार्डियन गॉड बन सके। लेकिन ये बंदा टाइम स्पेस के क्रैक के अंदर गया था और उस क्रैक के अंदर उसे एक ऐसा ओपोनेंट मिला जिसका वो सामना नहीं कर सकता था, तो इसीलिए एंड में जब उसके सामने सारे होप खत्म हो गए तो इसीलिए उसने अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए किंग ऑफ टाइम को टाइम ट्रेवल करने में मजबूर कर दिया। और टाइम ट्रेवल को यूज करने की वजह से किंग ऑफ टाइम का जो एनर्जी लिमिट है वो 4000 से 40 पे आ चुका है। और यू ताईजी अवेकनिंग से एक हफ्ता पहले आना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत काफी खराब है कि वो अवेकनिंग के कुछ घंटे बाद पहुंचा है। वही किंग ऑफ टाइम ने भी अपनी कुछ पावर खो दी है और तभी किंग ऑफ टाइम अपनी आंखें बंद करती है और कुछ सेंस करती है और किंग ऑफ टाइम बोलती है, मास्टर मुझे मेरी पावर सेकंड हैंड फील हो रही है, वो इसी हैंग सिटी के अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। और तभी यू ताईजी बोलता है कि तुम्हारी पावर किसी और के पास क्या कर रही है, मुझे तो लगा तुम्हारी पावर खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर रुकने के बाद किंग ऑफ टाइम बताती है कि मेरी जो पावर का पार्ट था जिसका नाम सेकंड हैंड है उसको किसी इंडिविजुअल ने फोर्सफुली ले रखा है। तभी यू ताईजी कुछ सोचता है और बोलता है, अगर वो बंदा टाइम ट्रेवल के वक्त तुम्हारी पावर को चुरा सकता है इसका मतलब वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और क्योंकि तुम्हारी कॉम्बैट स्किल उतनी अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं लगता हमें उसको ढूंढना चाहिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ डंजन को क्लियर करना चाहिए और अपने कुछ ओल्ड टीममेट से वापस से रिकनेक्ट करना चाहिए और जब हम थोड़े बहुत पावरफुल हो जाएंगे उसके बाद हम इस चोर को पकड़ेंगे। और सीन चेंज होता है, हमें एक डंजन के पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के पास खुला होता है और इस डंजन गेट को देखते हुए गवर्नमेंट ने खासकर वार्निंग दी है कि अगर कोई भी डंजन के अंदर एंटर करना चाहता है तो उसकी कम से कम 5 लोगों की टीम होनी चाहिए। और इस डंजन गेट को देख के लोग को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसकी
फोटो भी ले रहे होते हैं। और भले ही लोगों को इस डंजन के अंदर काफी इंटरेस्ट था, लेकिन कोई भी अंदर जाके अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन भीड़ के बीच में से निकलते हुए जुंगू डंजन की तरफ जाने लगता है। उसको देख के बाकी सारे लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा आगे क्यों जा रहा है। और जुंगू सोच रहा था ये डंजन तो मेरा फैमिलियर है, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैं इस डंजन के अंदर जाने से काफी डर रहा था। लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं इसको पक्का से कॉन्कर करूंगा। और जैसे ही जुंगू इस डंजन के अंदर एंटर करता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है कि आपकी बॉडी के डेटा को यहाँ पे लिया जा रहा है और आपको इस डंजन के अंदर जो भी इंजरी होगी वो बाहर निकलने से पहले हील हो जाएगी। और अगर आप इस डंजन के अंदर मर भी जाते हो तो भी आपको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस डंजन के अंदर 3 बार मर जाते हो तो आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो चलिए फटाफट से आप इन 6 प्रोफेशन में से किसी एक प्रोफेशन को चूज कर लीजिए। और जुंगू सोचता है मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर प्रोफेशन के बारे में इतना नहीं सोचा और सिंपली एक वॉरियर क्लास को चूज कर लिया। पर अब क्योंकि उसके पास 2 ऐसे के टैलेंट और सब्स्टिट्यूट है तो वो अपने प्रोफेशन को चेंज करना चाहता है। और यही सब सोचते हुए बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और बोलता है कि मुझे रिकमेंड करो इन सब में सबसे अच्छा प्रोफेशन कौन सा रहेगा। और थोड़ी देर तक एनालाइज करने के बाद बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा मेज क्लास। बुक ऑफ विशेस के मास्टर के हिसाब से अगर वो मेज क्लास को चुनता है तो उसके बाद 95% प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने मेज क्लास के प्रोफेशन को लेवल 20 तक बहुत जल्दी लेके जा पाएगा। और इसमें उसको बुक ऑफ विशेस भी गाइड कर सकती है। और जुंगू सोच रहा था अगर वो मेज क्लास बन भी जाता है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डार्क एम्परर काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी कॉम्बैट स्किल काफी अच्छी है। तो जुंगू अगर मेज क्लास को चूज करता है तो बुक ऑफ विशेस के पास कोई भी कॉम्बैट स्किल ना होना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जुंगू को अभी तक ये बात पता नहीं थी कि एस रैंक के टैलेंट के अंदर हिडन प्रोफेशन होता है। वैसे ही पिछली लाइफ के अंदर वो कभी भी एस रैंक तक पहुंच नहीं पाया, वो सिर्फ एक ई रैंक रह गया था। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है अगर मैं मेज क्लास को चूज करूं और सेकंड प्रमोशन के लिए प्लंडर के टैलेंट को यूज करूं तो आखिर मुझे कौन सा हिडन प्रोफेशन मिलेगा। तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्लंडर टैलेंट को गाइड के तौर पर यूज करें, तो आप एक बैटल मेज बन जाएंगे जो कि काफी अजीब लगेगा। जुंगू सोचा था मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बुक ऑफ विशेस का जो मास्टर है वो अपनी रिकमेंडेशन को ज्यादा प्रीफर करता है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरी तरह श्योर हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरा यहाँ पे कोर टैलेंट प्लंडर ही होना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी प्रोफेशन चूज करूंगा उसके अंदर डार्क एम्परर मेरे साथ होना चाहिए। असैसिन का प्रोफेशन बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी जुंगू थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है अगर मैं यहाँ पे असैसिन के प्रोफेशन को चूज करूँ और प्लंडर टैलेंट को सेकंड प्रमोशन के तौर पर यूज करूँ तो आखिर मैं यहाँ पे हिडन प्रोफेशन क्या होगा। और ये बात सुनकर बुक ऑफ विशेस का मास्टर काफी शॉक हो जाता है। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है अगर आप ऐसा कर देते आप बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल टाइप के बन जाएंगे और इस तरीके से आप अपने प्लंडर टैलेंट का मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। लेकिन मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि आप एक मेज क्लास को चुने, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और बुक ऑफ विशेस के मास्टर की बात सुनते ही जुंगू बिल्कुल श्योर हो जाता है और वो हाथों हाथ असैसिन के प्रोफेशन को चूज कर लेता है। और जुंगू को बताता है कि आप सक्सेसफुल एक असैसिन बन चुके हैं, आपका एट्रीब्यूट पैनल अब जनरेट हो रहा है। और जुंगू के असैसिन प्रोफेशन को चूज करते ही उसके पास असैसिन की काफी सारी स्किल आती है। वो अपने डैगर को घुमाते हुए बोलता है असैसिन का प्रोफेशन और डार्क एम्परर बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। और तभी जुंगू के सामने ऑप्शन आता है कि आप अपनी टीम को चुनो कि आपके साथ कितने लोग जाएंगे। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 लोगों को लेके जा सकते हो। और जुंगू यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और बोलता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। जुंगू बोलता है डार्क एम्परर के कॉम्बैट स्किल ऑलरेडी लेवल 20 और 30 के आसपास है, तो मुझे यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं, मेरे लिए डार्क एम्परर ही काफी है। और जुंगू जिस डंजन के अंदर आया होता है उसका नाम होता है गॉब्लिन लेयर। और इस डंजन की डिफिकल्टी को आप चूज कर सकते हो, आप यहाँ पे इजी, नॉर्मल, हार्ड या नाइटमेयर लेवल तक जा सकते हो। और जुंगू के अंदर ऑलरेडी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि वो ऑलरेडी सारी चीजें देख चुका है, तो इसीलिए वो यहाँ पे नाइटमेयर लेवल को चूज कर लेता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाता है कि जुंगू एक डार्क फॉरेस्ट के अंदर है जहाँ पे उसके सामने कम से कम 50 रेड आई गॉब्लिन है जो ही कभी भी उसके ऊपर अटैक कर देंगे। तभी जुंगू डार्क एम्परर को समन करता है और उसको बुक ऑफ विशेस की हेल्थ से बफ देता है, जिससे कि उसका क्रिटिकल हिट रेट 20% में बढ़ जाता है। और तभी डार्क एम्परर वहाँ पे खड़ा होता है और शांति से सारे गॉब्लिन को आते हुए देख रहा होता है और एक ऐसी स्पीड जिसको ह्यूमन आई नहीं देख सकती, उस स्पीड से लगातार 50 पंचेस मारता है। वो सारे गॉब्लिन लगातार मारे जा रहे होते हैं। इससे जुंगू के एक्सपीरियंस पॉइंट काफी स्पीड से बढ़ रहे होते हैं और सिर्फ कुछ देर के जुंगू के एक्सपीरियंस पॉइंट 2250 हो जाते हैं। और क्योंकि जुंगू डायरेक्टली इतने हाई लेवल को मॉन्स्टर को मार रहा है और साथ ही में 100 बेटर डिजायर के इफेक्ट की वजह से जुंगू को हर किल के पीछे 700% का एक्सपीरियंस बूस्ट मिल रहा होता है। इन सब की वजह से जुंगू बहुत ही जल्दी लेवल 1 से लेवल 6 तक पहुंच गया होता है। और जितनी बार जुंगू लेवल अप होता है तो 4 फ्री के एट्रीब्यूट पॉइंट और 2 स्किल पॉइंट मिलते हैं। इसीलिए लेवल 6 तक पहुंचने की वजह से 20 एट्रीब्यूट पॉइंट और 10 स्किल पॉइंट मिल गए होते हैं। और पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से जुंगू को पता है क्या करना है, इसीलिए वो अपने 16 पॉइंट को एजिलिटी के अंदर 4 पॉइंट को स्ट्रेंथ के अंदर डाल देता है और साथ ही में वो अपने 10 स्किल पॉइंट को एजिलिटी के अंदर डाल देता है, क्योंकि उसके लिए सब समझना काफी आसान था। अगर उसके पास यहाँ पे स्पीड रहेगी तो उसका स्टेमिना कंजम्पशन काफी कम होगा और इस तरीके से उसकी कॉम्बैट स्किल काफी अच्छी हो जाएगी। और उसकी पास्ट लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ही पावरफुल स्किल को चुना, जैसे कि शैडो हंटर, फैंटम स्लैश। तो उनको पता है कि डंजन के अंदर स्टेमिना काफी जरूरी होता है और अगर उनके पास ऐसे क्विक अटैक रहेंगे तो उनका स्टेमिना काफी कम खर्च होगा। और इसीलिए जुंगू को पता है कि उसको एजिलिटी बढ़ाने में ध्यान देना होगा। और तभी जुंगू डार्क एम्परर
के साथ उस डंजन के सेकंड स्टेज तक पहुंच गया होता है। और यहाँ पे अब जो भी मॉन्स्टर होते हैं पहले से काफी हाई लेवल के होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी 100 बैटल डिजायर का असर था तो डार्क एम्परर उसे काफी इजीली जीत पा रहा था। और इस तरीके से जुंगू लेवल 7 तक पहुंच गया और ऐसे ही करते हुए जुंगू फाइनल स्टेज तक पहुंच गया, जहाँ पे गॉब्लिन का गार्डियन जो कि बॉस भी है वो उनका वेट कर रहा था। और जैसे ही जुंगू वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ गॉब्लिन फीमेल ह्यूमन एनपीसी को असॉल्ट कर रहे हैं, जिस वजह से जुंगू काफी गुस्सा आता है। और क्योंकि डार्क एम्परर जुंगू के सारे इमोशन को फील कर सकता है, इस बात से फिर डार्क एम्परर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और तभी डार्क एम्परर आगे बढ़ते हुए गार्डियन बॉस के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन को मार देता है। और क्योंकि गॉब्लिन का कमांडर मर गया होता है इसीलिए सारे गॉब्लिन जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि जुंगू भी काफी ज्यादा तेज था इसलिए डार्क एम्परर के प्रोटेक्शन के अंदर वो सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी डार्क एम्परर सामने के सारे गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि डार्क एम्परर की पावर बहुत ज्यादा होती है इसलिए 30 सेकंड के अंदर गार्डियन बॉस को छोड़कर और कोई भी जिंदा नहीं रहता। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि डार्क एम्परर के लिए गार्डियन बॉस कोई बड़ी बात थी। डार्क एम्परर गार्डियन बॉस को भी सिर्फ एक पंच के अंदर मार देता है। और क्योंकि जुंगू ने डंजन के अंदर 83 गॉब्लिन को मार दिया था और इसी के साथ ही जुंगू को 9700 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं और साथ ही वो लेवल 9 में पहुंच गया होता है। और तभी अचानक से गॉब्लिन की लाशों के अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और जुंगू को पता होता है कि ये इस डंजन का ट्रेजर बॉक्स है, इसीलिए वो अपने डिजायर को गुड लक में चेंज कर देता है, जिस वजह से जुंगू का लक 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जुंगू के सामने ट्रेजर बॉक्स आ गया होता है, उसको बताया जाता है कि आपने इस डंजन को क्लियर कर लिया है और आपका इस डंजन का स्कोर होता है 1500 पॉइंट, इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे गोल्ड लेवल का ट्रेजर बॉक्स मिलता है। और जुंगू बताता है कि डंजन का स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उस डंजन के अंदर कितना डैमेज पहुंचाया है, उस डैमेज को पहुंचाने में आपको कितना टाइम लगा, और साथ ही में स्कोर डंजन के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पे भी चेंज होता है। और इन्हीं स्कोर के बेसिस पे आपको ट्रेजर बॉक्स मिलता है। नॉर्मली भले आपने हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल नाइटमेयर को चुना हो तो भी आपको एक लो लेवल के डंजन के अंदर आयरन ट्रेजर बॉक्स ही मिल सकता है, लेकिन क्योंकि जुंगू के पास बुक ऑफ विशेस की स्किल गुड लक थी इसीलिए उसको 8 गुना ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड एपिक गोल्ड ट्रेजर बॉक्स मिला है। और जैसे ही जुंगू उस ट्रेजर बॉक्स को खोलता है उसके सामने काफी सारे आइटम आ जाते हैं। उस ट्रेजर बॉक्स के अंदर बहुत सारे हाई लेवल के हीलिंग पोशन होते हैं और साथ में बहुत सारे इक्विपमेंट भी। और जो ट्रेजर अभी जुंगू को मिला है उसके सामने उसके लास्ट लाइक का ट्रेजर बिल्कुल कचरा है। और उसी बॉक्स के अंदर से जुंगू को 2 और ट्रेजर मिले जो कि असैसिन के लिए काफी बढ़िया होते हैं। और जुंगू का यहाँ पे गुड लक को यूज करना उसके लिए काफी अच्छा रहा। और तभी जुंगू गोल्डन लेवल के शॉर्ट ब्लेड को चेक करने लगता है। और ये जो शॉर्ट ब्लेड है भले उसका लेवल ब्रॉन्ज लेवल के बराबर हो लेकिन उसके बावजूद ये 40 अटैक पॉइंट ज्यादा देती है। और साथ ही में इसके अंदर ब्लीडिंग इफेक्ट है जो कि डंजन को क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। और वहीं पे जुंगू को एक गोल्डन लेवल का लाइट आर्मर मिलता है जो कि ना सिर्फ जुंगू का हेल्थ बढ़ाएगा बल्कि उसके डैमेज को भी काफी कम कर देगा। और तभी जुंगू को बताया था कि आपके कैरेक्टर के डेटा को ले लिया गया, प्लीज अपना नाम एंटर करो। आप यहाँ पे जो भी नाम को यूज करोगे वो हर एक डंजन के अंदर दिखाया जाएगा। और तभी जुंगू बोलता है मुझे लगता है इसके लिए बेस्ट नाम रहेगा डार्क एम्परर। तभी वहाँ पे एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है, प्लेयर डार्क एम्परर को कांग्रेचुलेट किया जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे बंदे जिन्होंने नाइटमेयर लेवल के डंजन को अकेले क्लियर किया है। रिवॉर्ड के तौर पे डार्क एम्परर को व्हील ऑफ डेस्टिनी का एक टिकट मिलता है। ये बात सुनकर सारे लोग काफी शॉक होते हैं और बोलते हैं आखिर डार्क एम्परर है कौन और उसको जो ये रिवॉर्ड मिला व्हील ऑफ डेस्टिनी आखिर इसका मतलब क्या है। यूता जी ये सब देख के काफी शॉक हो रहा था, सोचता है जो हिस्ट्री मैं जानता वो अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जो फर्स्ट नाइटमेयर लेवल की डंजन थी वो ग्रे वुल्फ नाम के प्लेयर ने क्लियर किया था, वो भी आज रात को। और यूता जी किंग ऑफ टाइम से पूछता है क्या तुम्हें पक्का भरोसा कि टाइम टेबल से हिस्ट्री चेंज नहीं होती। किंग ऑफ टाइम बोलती है मास्टर मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, टाइम टेबल से सिर्फ अपनी प्रीवियस लाइफ की बॉडी के अंदर जाते हो तो उससे हिस्ट्री इफेक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। यूता जी सोचता है इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, तो या फिर तो ये हो सकता है कि सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ का जो डार्क एम्परर है उसने अपनी पावर को ग्रो करके और उसके बाद डंजन को क्लियर किया है। सेकंड बात ये हो सकती है कि जो फ्यूचर का डार्क एम्परर उसने तुम्हारी पावर को चुराया है और उसका तो वापस से पास्ट के अंदर आके डंजन को क्लियर किया है। और तभी किंग ऑफ टाइम बोलते लेकिन मेरे पास किसी की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती, तो आखिर उसने अकेले डंजन को क्लियर कैसे किया। और हम देखते यूता जी काफी गुस्सा होता है और बोलता है हमें उस कमीने को जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि अगर उसकी ग्रोथ इसी स्पीड से होती तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। और वहीं पे दूसरी साइड जुंगू को बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके 16 डंजन क्लियर करने की वजह से लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। वो तो बस अपनी लॉटरी टिकट को देख के काफी खुश होता है और बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है। वो बुक ऑफ विशेस के मास्टर से पूछता है एक विश को मांगने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका कौन सा होगा। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बताने लगता है जो व्हील ऑफ डेस्टिनी है उसका क्वालिफिकेशन काफी अलग है और ये आपको सिर्फ तभी मिल सकता है जब आपने किसी नाइटमेयर लेवल के डंजन को क्लियर किया हो। और इसके अंदर आपको 9 ग्रेड के आइटम मिल सकते हैं एफ रैंक से लेकर SSS रैंक तक। और यहाँ तक कि आपको कुछ इतने रेयर आइटम मिल सकते हैं जो कि डंजन के अंदर मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और उन्हीं कुछ आइटम में से लाइफ एलिक्सिर है, स्पिरिट क्रिस्टल है जो कि आपके टैलेंट लेवल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत अलग अलग तरीके के पावरफुल आइटम, ऐसे अलग अलग आइटम को मिलने के हिसाब से अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। जैसे एफ रैंक आइटम मिलने के चांसेस 40% है, वहीं SSS रैंक आइटम मिलने के चांस 0.01%। तो इसीलिए अगर आप अपने बुक ऑफ विशेस की स्किल गुड लक को यूज भी करते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको एस रैंक या उससे हाई लेवल का आइटम मिलेगा। और तभी जुंगू बोलता है अगर मैं तुम्हारी एबिलिटी को यूज करते हुए कुछ मांगू तो क्या होगा। तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक को चेक करते हुए बताता है अगर आप मेरी एबिलिटी का यूज करते हुए SSS रैंक का आइटम लेते हैं तो मैं कम से कम 6 महीने तक सोता रहूंगा। और वहीं जो SS रैंक का आइटम है वो मेरी एनर्जी के 190 पॉइंट को कंज्यूम करता है और एक एस रैंक का आइटम मेरी एनर्जी के 10 पॉइंट को।
और जुंगू सोच रहा था हालांकि ट्रिपल एस रैंक का जो आइटम होता है उसके अंदर काफी ज्यादा पावर होती है, लेकिन अगर बुक ऑफ विशेस का मास्टर 6 महीने तक सोता रहेगा तो मेरे प्लेंडर के टैलेंट पे काफी ज्यादा भार पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर की जरूरत है ताकि मैं लोकेट कर सकूं कि मुझे यहाँ पे एस रैंक या उससे हायर लेवल के टैलेंट कहाँ मिलेंगे। तो इसलिए इतना सब कुछ सोचने के बाद जुंगू बोलता है कि मुझे एक एस लेवल का आइटम चाहिए। और तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर अपनी बुक ऑफ विशेस को एक्टिवेट करते हुए बोलता है मास्टर आपकी विश को कंप्लीट किया जाता है। और तभी जुंगू अपने व्हील ऑफ टिकट के डेस्टिनी को यूज कर लेता है जो कि जाकर बुक ऑफ विशेस की लाइट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और तभी जुंगू के सामने बहुत बड़ा एंशिएंट ब्लू व्हील आता है और तभी जो व्हील के अंदर का नीडल होता है वो घूमने लगता है। और जुंगू बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, शांत होकर बोलता है कि नीडल प्लीज रुक जाओ। तभी हम देखते हैं वो नीडल वहाँ पे रुक जाता है और जुंगू बताया था कि कांग्रेचुलेशन आपको यहाँ पे 10 आइटम मिलते हैं। और उन्हीं क्रिस्टल के अंदर से जुंगू को एक एसएस लेवल का क्रिस्टल मिलता है और उन्हीं सारे क्रिस्टल में से एक बॉन्ड क्रिस्टल होता है जो कि होस्ट और सब्स्टिट्यूट के बीच के रेंज को बढ़ा सकता है। वही जो एक्सट्रीम क्रिस्टल होता है सब्स्टिट्यूट की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और वही जो रेज क्रिस्टल होते हैं सब्स्टिट्यूट की एबिलिटी को थोड़े टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। और उन्हीं के बीच में एक ही तरह क्रिस्टल के अलग अलग ग्रेड्स भी है, जैसे कि वहाँ पे 2 रियलिटी क्रिस्टल थे, उनमें से एक डी लेवल का था वहीं एक एफ लेवल का, और वहीं उनका इफेक्ट भी 3% और 1% था। और तभी हम देखते जुंगू बिना सोचे समझे उन दोनों क्रिस्टल को क्रश कर देता है और जुंगू को बताया था कि आपने इन दोनों क्रिस्टल को क्रश करके इनके इफेक्ट को 4% कर दिया है। और तभी जुंगू डार्क कैमरा को 2 ब्रॉन्ज क्रिस्टल देता है जिसे क्रश करने के बाद डार्क कैमरा 6 मीटर के रेडियस में कहीं फ्रीली मूव कर सकता है। और वहीं जो बी लेवल के स्पीड क्रिस्टल थे वो जुंगू को उसके टैलेंट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और जुंगू के टैलेंट ग्रोथ के अंदर 5 पॉइंट ऐड हो जाते हैं। और वहीं जुंगू के पास अभी लेवल का एनर्जी हार्ट था और साथ ही में एक एसएस लेवल का एनर्जी क्रिस्टल। जो एनर्जी हार्ट है वो किसी भी सब्स्टिट्यूट की एनर्जी को काफी जल्दी रिकवर कर सकता है और वहीं जो एसएस लेवल का एक्सट्रीम क्रिस्टल है सब्स्टिट्यूट की एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। और तभी जुंगू उन दोनों क्रिस्टल को बुक ऑफ विशेस के मास्टर के सामने लेके आता है और बोलता है आखिर मुझे इन दोनों क्रिस्टल को किसके सामने यूज करना चाहिए। दोनों क्रिस्टल को देख के बुक ऑफ विशेस का मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ग्रेट मास्टर, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इन दोनों क्रिस्टल को मेरे ऊपर यूज करें। इस तरीके से आपके विश मानने की लिमिट काफी इंक्रीज हो सकती है और आप जब फ्यूचर के अंदर व्हील ऑफ डेस्टिनी को यूज करेंगे तो आपको मेरी एनर्जी के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। और तभी जुंगू हंसते हुए बोलता है बिल्कुल यही चीज मुझे चाहिए, तो चलो ठीक है इन दोनों क्रिस्टल को मैं तुम्हें देता हूँ। और जैसे ही जुंगू उन दोनों क्रिस्टल को बुक ऑफ विशेस के मास्टर को देता है, बुक ऑफ विशेस का मास्टर उन दोनों क्रिस्टल को तोड़ देता है और जैसे ही बुक ऑफ विशेस का मास्टर उन दोनों क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो 300 पॉइंट तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी रिकवरी स्पीड डबल हो जाती है और जुंगू सोचता है मेरे पास सिर्फ लाइफ एक्सटेंशन पिल और रेज क्रिस्टल बाकी है और इसी के साथ वो डंजन से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई स्पेस क्रिस्टल नहीं था इसीलिए वो अपनी इक्विपमेंट को बाहर नहीं निकाल सकता था। और जैसे ही जुंगू उस डंजन से बाहर निकलता है वो देखता है कि उस डंजन के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ जमा है और जुंगू फटाफट से उस भीड़ के अंदर जाके वहां से चला जाता है। और जुंगू डिसाइड करता है कि वो टावर ऑफ बेबल के अंदर जाएगा जो कि एक सीक्रेट रियलम है जो कि हर एक सिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर वो वापस से सीक्रेट रियलम को क्लियर करने वाला फर्स्ट बंदा बनना चाहता है। जो टावर ऑफ बेबल है वो 100 मीटर लंबा ब्लू कलर का टावर है और जुंगू को टावर ऑफ बेबल के पास पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। हालांकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। और तभी जुंगू के पास में एक बहुत ही सुंदर लड़की आती है और बोलती है क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। तभी जुंगू उसको मना करते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है वुमन के साथ काम करने में मेरी स्पीड काफी ज्यादा धीरे होगी और मैं इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। वो काफी स्पीड से उस डंजन के अंदर एंटर कर जाता है। जुंगू के उस टावर के अंदर एंटर करते उसके सामने बहुत सारे क्रिएचर आते हैं। वही डार्क एम्पर बाहर निकलते हैं, उन सबको 2 सेकंड के अंदर ही मार देता है। और डार्क एम्पर इतना ज्यादा पावरफुल है उसके सिर्फ कुछ पंच से सारे क्रिएचर मारे जाते हैं। और जुंगू बताया था कि आपने टावर ऑफ बेबल के फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लिया है और जुंगू को फर्स्ट लेवल क्लियर करने में सिर्फ 20 सेकंड लगे और जुंगू को रिवॉर्ड के तौर पे 5 फ्रेगमेंट ऑफ डेस्टिनी मिलती है। और जुंगू को बताया था कि आपने टावर ऑफ बेबल के फर्स्ट लेवल के हिसाब से वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है और आपका जो नेम है डार्क एम्पर वो पूरी दुनिया के अंदर छा चुका है। तभी जुंगू सीढ़ियों से चढ़ते हुए टावर ऑफ बेबल के सेकंड स्टेज तक जाने लगता है और स्टेज के जो मॉन्स्टर थे वो पहले वाले स्टेज से काफी ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन फिर भी डार्क एम्पर ने उनको बहुत इजीली मार दिया। इसी के साथ वो लोग टावर ऑफ बेबल के सेकंड स्टेज को भी क्लियर कर लेते हैं और उनको इस स्टेज को क्लियर करने में सिर्फ 30 सेकंड लगे होते हैं और जुंगू लाइटनिंग की स्पीड से सारे स्टेज को क्लियर कर रहा होता है। लेकिन ये सब देख के टावर के बाहर के लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि लोग हर एक स्टेज के साथ नया रिकॉर्ड देख रहे थे। लोगों का कहना ये था सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर कोई एक स्टेज को क्लियर कैसे कर सकता है। सच में डार्क एम्पर काफी इनक्रेडिबल है और अभी भी जुंगू को बिल्कुल पता नहीं था उसने बाहर की तरफ लोगों का ध्यान कितने ज्यादा खींच लिया है। और हमें दिखाया था कि जुंगू टावर ऑफ बेबल के 10th फ्लोर तक पहुंच गया होता है और इस फ्लोर के अंदर एंटर करने के बाद या फिर तो आप जीत के वापस आ सकते हैं या फिर मरने के बाद। और जुंगू को ये सारी बातें पता होती फिर वो बिना डरे अंदर एंटर कर जाता है। और जुंगू सोच रहा था लास्ट लाइफ के अंदर जो बंदा सबसे पहले टावर ऑफ बेबल के 10th लेवल तक पहुंचा था उसका नाम शायद वर्थलेस पिग था। और जुंगू ने ये सोचा कि ना सिर्फ वो 10th फ्लोर में एंटर करने वाला पहला बंदा बनेगा बल्कि 20th फ्लोर को भी अचीव करने वाला पहला बंदा वही बनेगा। और फिर हमें 10th फ्लोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक मॉन्स्टर होता है जिसने हैवी आर्मर पहना होता है और उसकी साइज एक नॉर्मल बंदे से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ी थी। जुंगू को देखते उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जुंगू को ऊपर अटैक कर देता है। और ये जो बॉस मॉन्स्टर था वो गॉब्लिन गार्डियन से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था।
और तभी डार्क एम्पर सामने चला आता है। वहीं जुंगू उसके पीछे खड़ा होता है। जो बॉस मॉन्स्टर था उसको डार्क एम्पर की पावर फील होती है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और तभी डार्क एम्पर उसे फाइट करना स्टार्ट करता है और उसमें भारी पड़ने लगता है। लेकिन अचानक से उस बॉस मॉन्स्टर के अंदर से काफी एनर्जी बाहर निकलने लगती है, इस वजह से डार्क एम्पर पीछे की तरफ ढकेला जाता है और उस बॉस मॉन्स्टर की आंखें अब लाल हो गई होती है और वो बरसक मोड पे चला जाता है। फिर वो वापस डार्क एम्पर पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्योंकि डार्क एम्पर काफी ज्यादा तेज होता है इसीलिए वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और डॉज करते हुए डार्क एम्पर एक पंच बॉस मॉन्स्टर को मार देता है और उस पंच के साथ वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। और तभी सिस्टम ग्लोबल अनाउंसमेंट करता है और बोलता है, कांग्रेचुलेशन डार्क एम्पर, आप पहले प्लेयर जिसने टावर ऑफ बेबल के 10th फ्लोर को क्लियर किया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक व्हील ऑफ डेस्टिनी का टिकट मिलता है। और इस ग्लोबल नोटिस को देखते पूरी दुनिया का ध्यान डार्क एम्पर के ऊपर चला जाता है और उस अनाउंसमेंट के बाद एक मिस्टीरियस टेले के ऊपर एक वार्निंग शो करती है, जब क्रिप्टन प्लेनेट का कोई भी प्लेयर सेकंड जॉब एडवांसमेंट के लेवल 20 तक पहुंचेगा तो इस वर्ल्ड में छोटी छोटी तबाही होना स्टार्ट हो जाएगी। और 5 नेशन के सारे साइंटिस्ट ये बात पता लगाने में लग जाते हैं कि आखिर इस टेले के ऊपर लिखा हुआ छोटी सी तबाही का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि डंजन और टावर ऑफ बेबल के क्रिएचर रियलिटी के अंदर आ जाएंगे और उन लोगों का पूरा ध्यान वहाँ पे डार्क एम्पर की तरफ जाने लगा। और वहीं जुंगू काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो व्हील ऑफ डेस्टिनी को स्टार्ट करने वाला होता है और एक बार फिर से वो बुक ऑफ विशेस के मास्टर से एक विश मांगता है, ये सोचते हुए कि उसे इस बार कुछ अच्छा मिलेगा। और जैसे उस व्हील की सुई रुकती है जुंगू को बताया जाता है कि आपको यहाँ पे 10 आइटम मिलते हैं। हालांकि जुंगू की किस्मत पहले जितनी अच्छी नहीं थी, उसको सिर्फ एक एस लेवल का आइटम मिलता है जिसका नाम था स्पेटियल क्रिस्टल। लेकिन एक एस लेवल का आइटम मिलने में जुंगू काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है क्योंकि एस लेवल का जो स्पेटियल क्रिस्टल होता है तो जुंगू को किसी भी आइटम को रियल वर्ल्ड में ले जाने में हेल्प करेगा। तभी जुंगू सबसे पहले डी रैंक के रियलिटी क्रिस्टल को फोड़ता है जिससे उसके जो एट्रीब्यूट है वो 7% हो जाते हैं। और तभी जुंगू सी लेवल और बी लेवल के माना क्रिस्टल साथ ही में सी लेवल के लाइफ क्रिस्टल को डार्क एम्पर को दे देता है। जो बाकी क्रिस्टल होते हैं उनको जुंगू अभी के लिए यूज नहीं कर सकता। हालांकि अभी भी जुंगू के पास 2 व्हील ऑफ डेस्टिनी के टिकट बाकी थे जो कि उसे नाइटमेयर डंजन और टावर ऑफ बेबल के स्टेजेस को क्लियर करने में मिला था। और जुंगू सोचा वो तब तक वेट कर जाता उसके बाद 10 टिकट नहीं हो जाती ताकि वो उनमें से काफी अच्छे आइटम निकाल सके। और वही जुंगू सोचता कि वो अपने आइटम को फ्रेगमेंट ऑफ फेट के बदले में एक्सचेंज करेगा। और उसके बाद उसने सोचा कि जिन आइटम को यूज नहीं करा उनको सेल कर देना ठीक रहेगा क्योंकि वैसे भी जितनी जल्दी ये उनको बेचेगा उतनी ज्यादा ये वैल्यूएबल होंगे। और वही जुंगू यहाँ की करेंसी को रियल वर्ल्ड के अंदर चेंज कर सकता है। यहाँ का एक कॉपर कॉइन बाहर के 5 से 6 डॉलर के बराबर है और कॉइन तो छोड़ो लेकिन इक्विपमेंट बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। एक ब्लैक आयरन लेवल का इक्विपमेंट 100 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा महंगा होता है। और जैसे ही जुंगू ने अपने आइटम को सेल पे लगाया वो हाथों हाथ ही बिक गए और जुंगू को वहाँ पे पूरे 8400 गोल्ड कॉइन मिले जिसे देख के वो काफी यार शॉक होता है। और जब जुंगू कैलकुलेट करता है कि एक गोल्ड कॉइन 5 से 600 यूएस डॉलर के बराबर है तो इसका मतलब जुंगू एक ही झटके के अंदर मिलियनर बन गया। उसकी नेटवर्थ 5 मिलियन डॉलर हो चुकी है। और जुंगू सोच रहा था लगता है मैंने काफी बड़ी गलती कर दी, मुझे समझना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर काफी सारे अमीर लोग हैं जो इन सारे इक्विपमेंट को बहुत जल्दी खरीद लेंगे और अगर मैंने इन इक्विपमेंट को एक एक करके लिस्ट किया तो बहुत महंगे बिकते। लेकिन जुंगू के लिए इतनी बड़ी रिग्रेट की बात नहीं है क्योंकि उसके लिए एक इक्विपमेंट को पाना बहुत ही ज्यादा इजी है। और जुंगू ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो टावर ऑफ बेबल के लेवल 20 तक पहुंचेगा और वो भी आज रात तक। और जुंगू सोचता है कल जब तक मैं टावर ऑफ बेबल से बाहर निकलूंगा तब तक मेरे प्लंडर टैलेंट का भी कूल डाउन खत्म हो गया होगा और उसके बाद मैं आगे और एस लेवल के टैलेंट को प्लंडर कर पाऊंगा। और तभी जुंगू को याद आता है जब वो केओस वाला एरा चालू हुआ था तो वहाँ पे 3 बहुत ही फेमस गिल्ड एग्जिस्ट करते थे जिनमें से पहले का नाम था स्माइलिंग कॉफिन, दूसरे का नाम था टॉम ऑफ नजार्ग और तीसरे का नाम था 8 हेडेड असेंबली। और 8 हेडेड असेंबली के 8 लीडर में से एक रेनी नाइट विद नाइफ विद नो अम्ब्रेला जिसका रियल नेम था बाय होंगली और साथ ही में ब्लडी विच और रेथ ऑफ ग्लेशियर जो कि टॉम ऑफ नेजरिक से थे जिनका रियल नेम था जी वार्निंग और ल्यू जीनिंग। इन सभी के पास एस लेवल का टैलेंट था और ये सब हांग सिटीज थे। और जुंगू के प्लंडरिंग के लिए अगले टारगेट यही होने वाले हैं। और जुंगू ने डिसाइड किया कि इन लोगों के टैलेंट को लेने के बाद वो सिटी ऑफ सिन के अंदर जाएगा और जिन बंदों ने पास्ट लाइफ के अंदर मुझे और मेरे भाई को मारा उन फ्रीलांसर को हायर किया गया था और एक बार मैं इन सारे मैटर को सुलझा लूं उसके बाद मैं पक्का से पता करूंगा कि इन सब के पीछे कौन था। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे आजिंग नाम का बंदा ऑनलाइन जॉब पोस्ट कर रहा होता है। उसने हांग सिटी के अंदर एक कंपनी सेटअप करी थी जिसका नाम था ब्रिलियंट मीडिया। आजिंग सोचता है कि वो यहाँ पे कुछ दिन लोगों को काम देगा और उसके बाद वो उन लोगों को दूसरी सिटी के ट्रिप के नाम पे सिटी ऑफ सिन में जाकर उन सभी को मार देगा। और इस कंपनी ने अभी तक 40 लोगों को हायर कर लिया है और एक बार थोड़े और लोग हो जाए उसके बाद लोग नेट को बंद कर देंगे। और इस टाइम में दिखाया था कि जुंगू टावर ऑफ बेबल के 11th फ्लोर पे पहुंच गया होता है और इस फ्लोर पे बहुत सारे स्केलेटन और अनडेड मॉन्स्टर होते हैं। और टावर ऑफ बेबल के अंदर जुंगू को पहले 10 फ्लोर के अंदर सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफ फेट मिली लेकिन 10th फ्लोर के बाद से जुंगू को डायरेक्टली इक्विपमेंट मिलना चालू हो गए। और जुंगू को इस जगह के बारे में कुछ अजीब लगता है क्योंकि लास्ट लाइफ के अंदर जुंगू और इसके भाई ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बिताया ताकि उन लोगों को एक स्केलेटन आर्मर मिल सके। लेकिन जुंगू को यहाँ पे जो भी अजीब लग रहा था उसने उसको नजरअंदाज कर दिया और डार्क एम्पर को स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए बोला। डार्क एम्पर बहुत ही स्पीड से सारे स्केलेटन के ऊपर अटैक करने लगता है और जो भी नॉर्मल स्केलेटन मॉन्स्टर थे वो सब डार्क एम्पर के एक पंच से खत्म हो जा रहे थे। लेकिन इस टाइम का फायदा उठाते हुए लेवल 17 का स्केलेटन कमांडर जुंगू के पीछे आ जाता है और
तभी हम देखते हैं जुंगू स्केलेटन कमांडर को देख लेता है, स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और जुंगू अपनी शॉर्ट ब्लेड को निकालता है, स्केलेटन कमांडर के कोर के ऊपर अटैक करता है। और तभी जुंगू के सामने सिस्टम आता है और बोलता है आपने टावर ऑफ बेबल के 11th फ्लोर को सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड के अंदर क्लियर कर लिया। और क्योंकि आप पहले जिसने 11th फ्लोर को क्लियर किया इसीलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पे 85 फ्रेगमेंट ऑफ फेट मिलती है। और जुंगू सोच रहा था मेरी पास्ट लाइफ के 3 साल के एक्सपीरियंस की वजह से ये नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तभी हमें 8 मिनट बाद का सीन दिखाता है। जुंगू 20th फ्लोर पे पहुंच गया होता है और 20th फ्लोर का जो बॉस था वो तो लेवल 20 का स्केलेटन लॉर्ड जिसका नाम था टेडामीर। अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। टेडामीर एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है नेदरवर्ल्ड समन। और टेडामीर कैसे करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन मॉन्स्टर आते हैं। और तभी जुंगू भी तैयार होता है और सोच रहा होता है अब मैं सिर्फ और सिर्फ डार्क एम्बर का रिलाई नहीं कर सकता क्योंकि जो 20th फ्लोर की डिफिकल्टी है वो बहुत ज्यादा है। और तभी उन लोग के ऊपर 200 से ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। डार्क एम्बर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सारे स्केलेटन मॉन्स्टर पे अटैक करने लगता है। डार्क एम्बर बहुत जल्दी अटैक करते करते स्केलेटन लॉर्ड टेडामीर के पास पहुंच जाता है। और डार्क एम्बर और टेडामीर दोनों की पावर लगभग सेम थी। वहीं 100 से ज्यादा स्केलेटन मॉन्स्टर डार्क एम्बर से बचते हुए जुंगू के पास आ गए होते हैं और उन लोगों ने जुंगू को पूरी तरह से घेर लिया होता है। और जुंगू भी एक स्टैंस ले लेता है और सोच रहा होता है भले मेरे पास बहुत ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है लेकिन फिर भी हमें बहुत ही ज्यादा स्केलेटन सोल्जर है, उनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अगर मैं यहाँ पे फाइट करते हुए जीतता भी तो भी मैं काफी इंजर्ड हो जाऊंगा। ये सब सोचते जुंगू हमें बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है। जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर मैं ये चाहता हूँ कि आप डार्क एम्बर की क्रिटिकल हिट को इतनी बढ़ा दे कि वो कैसे भी करके स्केलेटन और टेडामीर को बहुत जल्दी मार सके। और तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बुक ऑफ विशेस को एक्टिवेट करता है। और थोड़ी देर बाद बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मास्टर आपकी विश को कंप्लीट कर दिया गया है। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डार्क एम्बर की बॉडी के अंदर काफी एनर्जी आ जाती है। और उसके बाद डार्क एम्पर आगे बढ़ते टेडामीर के ऊपर अटैक कर देता है। और वहीं पे जुंगू अपनी स्पीड का फायदा उठाते उन सारे सोल्जर को काट रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे ग्राउंड हिलने लगता है क्योंकि जो स्केलेटन लॉर्ड टेडामीर होता है वो अपने अल्टीमेट मूव को यूज कर रहा होता है। और उस अल्टीमेट मूव का नाम था सैटर्ड ग्रेट स्वॉर्ड। लेकिन डार्क एम्पर की एजिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और तभी डार्क एम्पर हवा के अंदर काफी बड़ी जंप मारता है और हमें दिखाया था कि स्केलेटन और टेडामीर वहीं पे खड़ा हो जाता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा शौक की बात है कि उसके अल्टीमेट मूव को डार्क एम्पर ने डॉज कर लिया। तभी डार्क एम्पर एक बहुत ही खतरनाक पर टेडामीर के हेलमेट मारता है और बुक ऑफ विशेस की क्रिटिकल हिट एक्टिवेट होने की वजह से डार्क एम्पर का हर एक पंच 580 पॉइंट का क्रिटिकल डैमेज दे रहा था। और डार्क एम्पर के पंचेस की वजह से उसका क्रिटिकल डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और फाइनली डार्क एम्पर ने स्केलेटन और टेडामीर को मार दिया। और वहीं जुंगू ने भी अपनी स्पीड की हेल्प से सारे स्केलेटन सोल्जर को मार दिया होता है। और जुंगू को बताया था कि आपने टावर ऑफ बेबल के 20th फ्लोर को क्लियर कर लिया है और इसको क्लियर करने में आपको 3 मिनट और 11 सेकंड का टाइम लगा। और तभी जुंगू को रिवॉर्ड के तौर पे 100 फ्रेगमेंट ऑफ फेट मिलती है। और तभी वहाँ पे एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर सारे लोगों को बताया जाता है कि डार्क एम्पर वो अकेला बंदा जिसने टावर ऑफ बेबल के 20th फ्लोर को अकेले क्लियर कर लिया। और रिवॉर्ड के तौर पे डार्क एम्पर को व्हील ऑफ डेस्टिनी मिलती है। और जुंगू डिसाइड करता कि वो अभी के लिए व्हील ऑफ डेस्टिनी की टिकट को यूज नहीं करेगा और वो डिसाइड करता कि वो आगे और फ्लोर की तरफ बढ़ेगा। और अपने पास्ट लाइफ की मेमोरी और डार्क एम्पर की पावर की हेल्प से जुंगू 29th फ्लोर तक पहुंच गया होता है। और इस टाइम में जुंगू भी अपने लेवल 15 तक पहुंच गया होता है। और 29th फ्लोर में एंटर करने से पहले जुंगू के सामने एक वार्निंग आती है कि आपका जो लेवल है वो इस फ्लोर के लिए काफी ज्यादा कम है, इसीलिए आपको इस फ्लोर के अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करना चाहिए। तभी जुंगू बोलता है ये सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं इस फ्लोर को भी बहुत इजीली क्लियर कर लूंगा। और डार्क एम्पर का बोलता है कि इस फ्लोर के गेट को लात मार के खोल दो। और गेट खोलते जुंगू के सामने मिनोटॉर किंग मिनोथोलस आ जाता है। और वहाँ पे एंटर करते मिनोथोलस बोलता है बेवकूफ इंसान का क्या तुम्हें पता कि तुम किसको फेस करने वाले हो। लेकिन जुंगू हमें बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं था। और वो डार्क एम्पर को बोलता है फटाफट से मिनोटॉर किंग के ऊपर अटैक कर दो। और तभी मिनोटॉर किंग भी अपने हैमर से अटैक करता है। और जुंगू को अपनी पास्ट मेमोरी से याद आ रहा होता है कि अगर जुंगू 21 फ्लोर से 29 फ्लोर तक किसी मॉन्स्टर को छोड़ता है तो 30th फ्लोर के अंदर मिनोटॉर किंग उन सारे मॉन्स्टर को रीइंफोर्समेंट के तौर पर समन कर पाएगा। और जुंगू को इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो सबसे पहले मिनोटॉर किंग के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचता है। और मिनोटॉर किंग को पता चलता था कि डार्क एम्पर की एजिलिटी बहुत ज्यादा है और वो उसको बिल्कुल भी हिट नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपनी स्किल अर्थ शटर को यूज करता है जिसकी वजह से सारी जमीन टूटने लगती है। और जुंगू को लगता है कि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए वो बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और बोलता है फटाफट से डार्क एम्पर की क्रिटिकल हिट को बढ़ा दो। और क्रिटिकल हिट एक्टिवेट करने की वजह से डार्क एम्पर के पंचेस में बहुत ज्यादा पावर आती है और वो मिनोटॉर किंग को एक वीक स्टेट के अंदर लेके आ जाता है। डार्क एम्पर का हर एक पंच 450 का क्रिटिकल डैमेज दे रहा था जिस वजह से मिनोटॉर किंग की हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रही थी। और जब मिनोटॉर किंग देखता है कि वो वहाँ पे हार है तो वो अपनी अल्टीमेट स्किल किंग ऑफ कमांड को यूज करता है और वो बोलता है मेरे वर्ड्स मेरी बात ध्यान सुनो, अपने किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आओ। और मिनोटॉर किंग की स्किल को जुंगू समझ जाता है और वो बोलता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम रहेगा। वो डार्क एम्पर की स्किल को एक्टिवेट करता है जिसे अभी तक डार्क एम्पर ने यूज नहीं किया था जिसका नाम था सीज बाय फोर्स। और सिस्टम बताता है कि डार्क एम्पर ने मिनोटॉर किंग की स्किल्स अर्थ सेटर किंग्स ऑफ कमांड साथ में 23 एजिलिटी पॉइंट और 1200 हेल्थ पॉइंट इन सभी को सक्सेसफुली चुरा लिया है। और सिस्टम के ये सब बताने के बाद मिनोटॉर किंग वहीं पे गिर जाता है। और इतनी पावर मिलने के बाद जुंगू अचानक से लेवल 15 से लेवल 18 पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देखते जिन मिनोटॉर वॉरियर को मिनोटॉर किंग ने समन किया था वो सभी 30th फ्लोर के गेट से एंटर करते हैं।
तभी जुंगू वहाँ पे किंग्स कमांड स्किल को यूज करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर वो स्किल क्या कर सकती है। और जुंगू के किंग कमांड यूज करते सारे मिनट वॉरी वहीं पे रुक जाते हैं और जुंगू के सामने घुटनों पे आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें हांग सिटी के बाहर खुली एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा था जिसके पीछे बहुत बड़ी आंख होती है, जो कि एक एसएस रैंक का टैलेंट एम्परर आई होती है। और सिर्फ एक हल्का सा कमांड देते ही वहाँ का बॉस मशरूम किंग और उसके सारे टीममेट अपने घुटनों पे आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे यू ताइजी आता है और ताली बजाते हुए बोलता है, जैसे कि मैंने एक एसएस रैंक के टैलेंट से एक्सपेक्ट किया था, आप बिल्कुल वैसे ही पावरफुल हैं और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना मिस्टर हुई ताइलेंग। और तभी हम देखते हैं हु ताइलेंग पीछे की तरफ घूमता है और बोलता है, आखिर तुम हो कौन और आखिर मेरी एम्परर आई का असर तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा। तभी यू ताइजी बोलता है, मैं एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर कोई भी टाइम असर नहीं कर सकती। हुई ताइलेंग सोच रहा था आखिर ये बंदा है कौन और आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। हुई ताइलेंग यू ताइजी से बोलता है, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। और तभी यू ताइजी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है क्योंकि सिर्फ तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो कि मॉन्स्टर को उसके घुटनों पे लेके आ सकता है। और तभी हमें वापस टावर ऑफ बेबल का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे मिनट और जुंगू के सामने घुटनों पे होते हैं और तभी डार्क कैमरा को जो नई स्किल मिली होती है और शेटर वो उसका यूज करते उन सभी को मार देता है। और उन सभी को मारने की वजह से जुंगू को बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और वो डायरेक्टली लेवल 22 पे पहुंच जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन प्लेयर जुंगू, आप पहले ऐसे इंसान है जिसने टावर ऑफ बेबल के 30 फ्लोर को क्लियर किया है। और ये सारी अनाउंसमेंट सुन के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ का फायदा उठाते हैं जुंगू टावर ऑफ बेबल से बाहर निकल जाता है। और अब क्योंकि जुंगू ने लेवल 20 पार कर लिया है इसीलिए वो सेकंड लेवल के एडवांसमेंट के लिए तैयार है। लेकिन टावर ऑफ बेबल के अंदर बहुत ज्यादा थकने की वजह से जुंगू पहले नूडल शॉप के ऊपर जाता है और इससे पहले कि वो सेकंड क्लास एडवांसमेंट के लिए जाए उसके पेट का भरा होना काफी जरूरी है। और तभी हम देखते हैं उस नूडल शॉप के अंदर ऐसा कुछ होता है जिससे जुंगू का ध्यान उधर की तरफ चला जाता है। वहाँ पे जैंग भी जो कि उसके काफी ज्यादा क्लोज हुआ करता था अपने दो दोस्तों के साथ एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और वो लड़की भी जुंगू की कंपनी में काम किया करती थी। और जो लड़की वहाँ पे घुटनों में बैठ के माफी मांग रही थी उसका नाम होता है किन केलान। और उसकी माफी को इग्नोर करते हुए जैंगवी उसको काफी बड़ी किक मारता है और उन लोगों के कन्वर्सेशन को सुन के जुंगू को पता चलता है कि उन लोगों का एक कलीग टावर ऑफ बेबल के अंदर किन किलान की गलती कर से मारा गया। लेकिन क्योंकि किन किलान उनकी टीम के अंदर इकलौती हीलर है इसीलिए वो लोग किन किलान को इतनी इजीली टीम से बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जुंगू उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि लास्ट लाइफ के अंदर ये लड़की उन सारे लोगों में से एक थी जो कि इसको मॉक किया करती थी। और अब क्योंकि रिलेशन चेंज हो चुके हैं इसीलिए किसी को भी किसी से फर्क नहीं पड़ता। और जैंगवी की टीम के लिए किन किलान सिर्फ एक टॉय है जो कि उन लोगों को हील करती है। और तभी हम देखते वहाँ पे जैंगवी और उसके दोस्त टावर ऑफ बेबल के सेकंड फ्लोर को क्लियर करने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन तभी जैंगवी जुंगू को देखता है उसके पास जाने लगता है और जैंगवी उसको एक डिश देते हुए बोलता है, जुंगू मेरे दोस्त आखिर तुम कैसे हो। और जुंगू जिस दिन से तुम कंपनी से बाहर निकले उस दिन के बाद से मैं तुमसे मिल नहीं पाया, सच में मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और आखिर तुमने कौन से टैलेंट को अवेकन किया है मुझे फटाफट से बताओ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अगर तुम वेन्यू के लायक बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे वाला और पावरफुल होना होगा। तभी जुंगू जैंगवी की तरफ देखता है, उसे याद आ रहा होता है कि पास्ट लाइफ के अंदर जब वो 10 दिन बाद जेल से निकला तो जैंगवी वो पहला बंदा था जो उसके पास आया था और जो क्वेश्चन उसने मुझसे भी पूछा वही क्वेश्चन उसने मुझसे पहले ही पूछा था। मैंने उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और उसको रिवील कर दिया कि आखिर मेरा टैलेंट कौन सा है। और क्योंकि जुंगू ने एक एफ रैंक का टैलेंट को अवेकन किया था इसीलिए जैंगवी सारे लोगों के साथ मिलकर उसके टैलेंट का मजाक उड़ाने लगा। और यही सब याद करते हुए जुंगू वहाँ से उठ जाता है और बोलता है, मुझे तुम लोग के साथ टीम अप नहीं करना। तभी जैंगवी हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले बच सकते हो, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि तुम भी डार्क एम्बर जितने पावरफुल हो और अकेले डंजन के अंदर जाके खुद को सेफ रख सकते हो। और तभी किन किलान दौड़ते हुए आती है और जुंगू का पैर पकड़ लेती है और बोलती है, जुंगू प्लीज मुझे बाहर लेके चलो, तुम यहाँ पे जो भी मुझे करने के लिए बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो शर्माते हुए जुंगू का हाथ भी पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज जुंगू मुझे बाहर लेके चलो। और तभी जुंगू अपना हाथ अटक लेता है और बोलता है, किसी और को ढूंढो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तभी जैंगवी काफी चिढ़ते हुए वहाँ पे आता है और बोलता है, कमीनी किन किलान कहे कि तुझे जो भी मिलता है तो उसके साथ फ्लर्ट चालू कर देती है, क्या तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म बाकी नहीं है। और उसके बाल पकड़ लेता है। और वैसे तुझे क्या लगता है कि जुंगू के पास इतनी पावर है कि वो तुझे सेव कर सकता है। और वहाँ पे किन किलान काफी जोर से चिल्ला रही होती है। तो बाकी के दोनों बंदे भी जुंगू का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, आखिर जुंगू ने यहाँ पे क्या कर दिया जो कि उसको लगा कि वो इतना पावरफुल है। और हमें तो लगता है कि हमारा जो टैलेंट है वो भी जुंगू से बहुत ज्यादा होगा। जुंगू इसलिए अपने टैलेंट को नहीं बता रहा क्योंकि उसका टैलेंट काफी ज्यादा कचरा है। और तभी जैंगवी बोलते हैं, मैं सोचता कि मैं चोरी के बहाने से वैन फैमिली के अंदर जाऊं और शायद से वहाँ पे जाके मुझे वैन से रोमांस करने का भी मौका मिल जाए। और ये सब सुन के जुंगू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जुंगू बोलता है, मैं तुम लोग को एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम लोग उसका नाम बीच में मत लाओ। और तभी जैंगवी बोलता है कि तू कौन से नाम की बात कर रहा है, तू जैसे एक कचरे को कभी वो लड़की पसंद नहीं करेगी। और तभी जुंगू ने पंच बना लिया था, उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन बेचारा जुंगू कितनी अपने गुस्से कंट्रोल क्यों ना कर ले, जैंगवी का मन था कि आज वो यहाँ से मार खा के जाएगा। इसीलिए वो अपने दोनों टीम मेंबर को बोलता है कि जुंगू को एक अच्छा लेसन सिखाओ। जुंगू को यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऐसा वर्ल्ड आ चुका है जो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल होगा सिर्फ वही रूल करेगा।
और ये हमसे बहुत ज्यादा कमजोर है। और तभी वो दोनों बंदे अपने एट्रीब्यूट को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, वैसे ही हम लोग सोचे जो हमको डंजन से स्किल मिली आखिर उसको कहाँ यूज करें। हमारे स्किल्स को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जुंगू का फेस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और तभी वो दोनों जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, फटाफट से अपने घुटनों पे आके हमको पापा बोलो ताकि हम तुमको इतना ना मारे कि तुम मर जाओ। लेकिन जुंगू उनकी फिस्ट को काफी इजीली देख पा रहा होता है और तभी जुंगू अपना हाथ उठाते उन दोनों को पंच मारता है। और वो सोच रहा होता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा रूल काम करता है, मैंने यहाँ पे 2 लाइफ जी है तो ये लोग मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते कि यहाँ पे कौन सा रूल काम करेगा। जैंग भी बोलता है मुझे लगता है ये दोनों इतना कचरा है, ये लोग जुंगू के सिर्फ एक पंच के अंदर ढेर हो चुके हैं। और वो अपने पास से एक डैगर निकालता है, जुंगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जुंगू उसके डैगर को काउंटर करने के लिए उसको काफी देरी किक मारता है जिसे वो पीछे की तरफ काफी दूर जाकर गिरता है। और जब वो दोनों बंदे देखते कि जैंग भी सिर्फ एक किक के अंदर इतनी दूर जाकर गिरा तो उन लोगों का दिमाग काम करना बंद करता है। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या करें। और तभी वो लोग जुंगू के सामने घुटनों पे आते हैं और बोलते हैं, मास्टर जुंगू प्लीज हमें माफ कर दे कि हमने आपके ऊपर अटैक किया और हम लोग आपके सामने अपनी लॉयल्टी को पेश करना चाहते हैं, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। और क्या आपकी टीम के अंदर हमारे लिए कोई स्पॉट खाली है। और तभी जुंगू उन लोग को बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं टीम अप नहीं करना चाहता। और तभी हमें एक बंदे को दिखा जो कि खिड़की से ये सब देख रहा होता है और ये बंदा जुंगू के प्लैनेट टारगेट में से एक था और ये बंदा 8 हेडेड असेंबली का 8 लीडर में से एक है। जुंगू वहाँ पे उन सभी को इग्नोर कर देता है, वहां जाने लगता है और किनकिलान जुंगू को देखते हुए सोच रही होती है ये एक ऐसा बंदा जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकती हूँ। वो वहाँ पे जुंगू का हाथ पकड़ लेती है और बोलते है प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो जुंगू के हाथ को अपनी चीक्स पे ले आती है तो बोलते कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मेरे साथ रहने में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जुंगू इन सारी हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और वो अपना हाथ खींचता है और वहां से निकल जाता है। और किनकिलान काफी गुस्से में जुंगू को देख रही होती है और सोच रही होती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ आज की बेइज्जती के लिए मैं तुम्हें डबल प्राइस पे कराऊंगी। तभी वो पीछे वाले दोनों बंदे उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और बोलते तुम्हें क्या लगता है तुम उसको शेड्यूस कर सकती हो। जो जुंगू है उसको सिर्फ एक ही लड़की पसंद है जिसका नाम है वैन यूसी, तो इसीलिए चाहे तुम जो भी देने के लिए तैयार हो जाओ वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी किनकिलान चिढ़ते हुए बोलती है आखिर मैं वैन यूसी से किस मामले में कम हूँ। तभी वो दोनों बंदे बोलते तुम तो वैन यूसी का जूता भी उठाने लायक नहीं हो। लेकिन तभी अचानक से वो लोग सेंस करते हैं कि किनकिलान के अंदर से काफी एनर्जी निकल रही है। तभी वो दोनों बंदे खड़े होते हुए बोलते हैं जुंगू यहाँ से जा चुका है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन तभी वो लोग सोच रहे होते कि हम लोग के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ बाकी नहीं है, जुंगू ने हमें बहुत ही बुरी से पीटा है। और किनकिलान देखती है सच में वो लोग काफी वीक स्टेट में है और वो उन लोगों को काफी जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है और बोलती है ये सब उसके लिए जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया। और वो उन लोगों को तब तक थप्पड़ मारते जब तक उन लोगों का फेस पहचानने लायक नहीं बचता। वहीं पे जो 8 लीडर में से एक बाई होंगली होता है उसको वो लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो अपने साथ वाले बंदे को बोलता है कि जाकर उसको रिक्रूट कर लो क्योंकि वैसे भी हमारे गिल्ड के अंदर फीमेल प्लेयर काफी ज्यादा कम है और साथ ही मुझे लगता है कि उस लड़की से हमें जुंगू की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उन लोग को इतने ज्यादा मारने के बाद किनकिलान काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। वो उन लोगों का पाँव रखते हुए बोलती है अभी या बाद में मैं जुंगू के ऊपर भी ऐसी पाँव रख के खड़ी होंगी। तभी वहाँ पे 8 हेडेड असेंबली से वही बंदा आता है जिसका नाम होता है ज़ाओगेंग और वो बोलता है मिस क्या आपने 8 हेडेड असेंबली के बारे में सुना है, और अगर आपने हमारे बारे में सुना तो हम चाहेंगे आप हमको ज्वाइन करें। और क्योंकि किनकिलान को पता था कि इस गिल्ड का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए वो फटाफट से एग्रीमेंट को साइन कर देती है क्योंकि वो चाहते कि वो जुंगू की बेइज्जती कर सके कि उसे एक रियल टैलेंट का पता नहीं चल पाया। ज़ाओगेंग पूछता है आखिर वो जुंगू था कौन। तभी किनकिलान बोलती है अभी जो बंदा गया था उसी का नाम जुंगू था, वो उसी कंपनी में काम किया करता जिस कंपनी में पहले मैं काम करती थी। और तभी ज़ाओगेंग उसके पास चला जाता है और बोलता है क्या उसकी कोई वीकनेस है, क्योंकि अगर हमें उसकी वीकनेस के बारे में पता होगा तो हम उसे रिवेंज ले सकेंगे। और क्योंकि किनकिलान जुंगू से काफी नफरत करती थी इसीलिए वो बोलती है जुंगू की सिर्फ एक वीकनेस जिसका नाम है वैन यूसी। तभी हमें जुंगू की तरफ दिखाया जाता है जो कि क्लास एडवांसमेंट गिल्ड की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पे एक बंदा उसका पीछा कर रहा था जिसको 8 हेडेड असेंबली ने भेजा था। हालांकि जुंगू ने भी सेंस कर लिया था कि उसके पीछे एक बंदा है, लेकिन जुंगू अभी उसको कन्फर्म नहीं करना चाहता क्योंकि उसको नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। तभी हम देखते हैं जो बंदा जुंगू का पीछा कर रहा था उसको बोला जाता है कि जुंगू की एक वीकनेस है उसका नाम है वैन यूसी, तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले जुंगू का पीछा करना है और उसके बाद तुम्हें उस लड़की वैन यूसी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। और ये सब सुनने के बाद वो जो स्पाई था वो जुंगू का और पास से पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जुंगू चलते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये देख के वो स्पाई काफी शॉक हो जाता है और जुंगू इसलिए पीछे की तरफ घूमा क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर ये बंदा है कौन। और जैसे ही जुंगू उसकी तरफ बढ़ रहा था वो स्पाई काफी डर गया होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ऐसे दिखा जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। और जैसे ही जुंगू स्पाई से आगे बढ़ जाता है वो स्पाई वहां जाने लगता है, लेकिन तभी वो एक चीज से टकरा जाता है और हम देखते वो कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर होता है। और डार्क एम्परर सिर्फ एक पंच के अंदर उसको काफी दूर उड़ा देता है। और तभी जुंगू काफी गुस्से में बोलता है फटाफट से बोलो आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। और तभी वो स्पाई बोलने लगता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस यहाँ से पास से गुजर रहा था, तुम्हें पक्का लग रहा है कि मैं कोई और हूँ, और आखिर तुमने मेरी बिना किसी गलती के मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। और तभी जुंगू स्पाई का कान पकड़ लेता है और बोलता है अच्छा तो तुम 8 हेडेड असेंबली से हो। और ये देखते जुंगू सोचता है मुझे काफी अलर्ट रहना होगा क्योंकि जुंगू के अकॉर्डिंग 8 हेडेड असेंबली अभी अपीयर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जुंगू अपने पास्ट लाइफ के अंदर 8 हेडेड असेंबली से बहुत लेट मिला था। और तभी जुंगू बोलता है मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, फटाफट से बता कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। और जब जुंगू देखते कि अभी भी स्पाई कुछ भी नहीं बोल रहा तो वो बोलता है लगता है मुझे कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो ये ऐसे नहीं मानेगा। और जहाँ तक मुझे पता है 8 हेडेड असेंबली के जो लोग होते हैं उनसे चाहे उनका दुश्मन कितना भी इंटरोगेट क्यों ना कर ले वो कभी सही आंसर नहीं देंगे, तो यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछने का कोई भी फायदा नहीं है।
और तभी वो बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और वो बोलता है फटाफट से मुझे बता कि इस कमीने का इंटेंशन क्या है। और जैसे ही बुक ऑफ विशेस का मास्टर उस मैजिक को परफॉर्म करता है वो स्पाई एकदम से एक रोबोट की तरह बिहेव करने लगता है और वो बोलता है मेरा नाम है सुन लैंग और मैं बाय होंगली का एक साथी हूँ जो कि 8 हेडेड असेंबली के एक लीडर है। और हमने वहाँ पे नूडल शॉप पे एक लड़की को रिक्रूट किया जिसने हमें जुंगू नाम के एक बंदे की इन्फॉर्मेशन दी और कहा कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं जुंगू को जाकर ट्रैक करूं और साथ ही मैं एक लड़की को इन्वेस्टिगेट करूं जिसका नाम है वैन यूसी, क्योंकि जो वैन यूसी है वो जुंगू की वीक पॉइंट है। और हमारे लीडर ने डिसाइड किया कि हम जुंगू को डरा के अपनी गिल्ड के अंदर शामिल कर लेंगे। और जुंगू ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा था मुझे कभी नहीं था कि वो लोग किन किलान को भी रिक्रूट कर सकते हैं और साथ ही में किन किलान इतनी ज्यादा बेकार होगी वो मेरे बारे में इतना सब कुछ बोल देगी। और जहाँ तक मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जब डिजास्टर को 3 साल हो गए थे तो वैन यूसी को बाय होंगली ने अपने हाथों से मारा था और मैंने इस चीज का रिवेंज लेने के लिए डंजन में जाना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं अपने पावर को बढ़ा सकूं। लेकिन वहां भी मेरी किस्मत काफी ज्यादा खराब थी कि मुझे स्किम करके मार दिया गया। लेकिन इस लाइफ में ये बात तो पक्की कि जब तक ये वैन यूसी तक पहुंचेगा मैं तब तक बाय होंगली को मार चुका हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे और ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है, तो अभी के लिए मुझे सेकंड जॉब ट्रांसफर के लिए जाना होगा जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं बहुत इजीली बाय होंगली को भी मार सकता हूँ। और तभी जुंगू डार्क एम्बरर को बोलता है कि स्पाई की बॉडी को ठिकाने लगा दो और उसके बाद वो बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है। जुंगू बोलता है अगर मैं तुमसे वैन यूसी की सेफ्टी की विश मांगू तो आखिर तुम उसकी प्रोटेक्शन गारंटी कब तक दे सकते हो। और तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है मेरी अभी की कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं वैन यूसी को मैक्सिमम 24 आवर के लिए सेफ रख सकता हूँ। और तभी जुंगू सोचता है 24 आवर्स मुझे लगता है इतना मेरे लिए काफी होगा, इतने टाइम के अंदर मैं पक्का अपने सेकंड जॉब को ट्रांसफर कर लूंगा। और उसके बाद वो स्विच को मांग के असैसिन गिल्ड की तरफ चला जाता है और क्योंकि जुंगू को अपने पास्ट लाइफ के हिसाब से पता था कि आखिर ये गिल्ड कहाँ पे है वो बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुंच जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिल्वर कलर की बिल्डिंग होती है और जैसे ही जुंगू उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है वो देखते वहाँ पे यूरोपियन स्टाइल रूम है और वहाँ पे एक मिडिल एज का बंदा था जो कि चाय पी रहा होता है और वो बंदा बोलता है देखो यहाँ पे एक ट्रैवलर आया है, तो मुझे एक बात बताओ क्या तुम यहाँ पे हायर लेवल के सीक्रेट जानना चाहते हो। और जुंगू को पता होता कि इस बंदे का नाम है डेजमंड जो कि सेकंड क्लास एडवांसमेंट कराने का इंस्ट्रक्टर है। और तभी जुंगू डेजमंड को बोलता है इंस्ट्रक्टर प्लीज मुझे गाइड कीजिए। और जैसे ही डेजमंड अपना हाथ उठाता है जुंगू के पीछे एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से काफी लाइट आ रही होती है। तुम्हें एक स्नो फॉरेस्ट के अंदर जाके 30 ब्लैक स्नोमैन और एक पेंगुइन किंग को मारना होगा। तुमने उन लोग को मारा उसके लिए तुम्हें सबूत भी लेके आना होगा, तुम्हें सारे स्नोमैन का सींग लेके आना होगा और वही पेंगुइन किंग की चोंच। और तभी जुंगू उस डोर के थ्रू फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे ऑलरेडी एक बर्फ का तूफान आ रखा होता है। और अचानक से जुंगू को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है वो देखते हैं उसके पीछे एक ब्लैक स्नोमैन है जो कि पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गया। और तभी अचानक से जुंगू के पास एक बहुत बड़ा पंच आता है लेकिन डार्क एम्परर काफी स्पीड से जाते हुए उस पंच को रोक लेता है। जुंगू को बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ के मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और जुंगू देखते हैं स्नोमैन के सर के ऊपर एक ब्लू कलर का क्रिस्टल है जो कि शायद से वही सींग हो सकता है जो कि सबूत के लिए चाहिए। जुंगू डार्क एम्परर को बोलता है जाके उन सभी को फिनिश कर दो, उन लोगों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। डार्क एम्परर के अटैक करने में ब्लैक स्नोमैन की पूरी बॉडी मेल्ट हो जाती है और सिर्फ उनके सर का ब्लू क्रिस्टल बचता है। तभी जुंगू उस क्रिस्टल को उठाने लगता है लेकिन अचानक से वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको हर जगह से ब्लैक स्नोमैन घेर लेते हैं। लेकिन जुंगू यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और अपने शॉर्ट ब्लेड बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसको यहाँ पे पता था कि रियल बैटल तो अभी स्टार्ट होने वाली है और जो ब्लैक स्नोमैन होते हैं उनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। इस बात को जानते हुए जुंगू और डार्क एम्परर दोनों ही उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो वहाँ पे उस ब्लैक स्नोमैन को मार देते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक व्हाइट कलर का जायंट स्नोमैन आता है और जुंगू वहाँ पे डार्क एम्परर की हेल्थ से हवा के अंदर उड़ जाता है और उन व्हाइट स्नोमैन के ऊपर स्लैश लगाने लगता है और उसके बाद अपनी स्किल और सेटर को एक्टिवेट करते हुए ग्राउंड्स के अंदर क्रैक डाल देता है। तभी हम देखते वहाँ पे और जितने ब्लैक स्नोमैन आए होते हैं जुंगू डार्क एम्परर को बोलता है उन सभी को खत्म कर दो और डार्क एम्परर अपनी पंचेस की हेल्थ से सारे स्नोमैन को मारने लगता है। डार्क एम्परर की पावर से वहाँ पे कोई भी स्नोमैन बच नहीं पा रहा होता, अब एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। और जुंगू जब चेक करता है तो उसके बाद 37 सींग हो गए होते हैं जो कि उसके एडवांसमेंट टास्क के लिए मोर देन इनफ है। लेकिन तभी जुंगू वहाँ पे नोटिस करता है कि ब्लैक स्नोमैन के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कि देख के उसे काफी अजीब लग रहा होता है। और तभी सीन चेंज होता है, हमें एक पेंगुइन को दिखाया जाता है, इसके सर के ऊपर एक गोल्डन क्राउन होता है और वो आराम से अपनी गद्दी के ऊपर बैठ के रेड वाइन पी रहा होता है। और यही पेंगुइन यहाँ से बैठ के सारे ब्लैक स्नोमैन को बोल रहा होता है कि वो लोग जुंगू के ऊपर लगातार अटैक करते रहे। और जैसे ही पेंगुइन किंग वापस से कमांड देता है वहाँ पे सारे मरे हुए स्नोमैन की बॉडी के अंदर से उनकी स्पीड बाहर निकलने लगती है। और जब जुंगू उन स्पीड को पकड़ने का ट्राई करता है तो वो उसके हाथ से छूट जाती है क्योंकि वो सारी स्पीड बिल्कुल वाटर की तरफ फिसलने वाली होती है। और जुंगू देखता है कि वो सारी स्पीड उड़ते हुए माउंटेन के टॉप के ऊपर जा रही है। और तभी हमें दिखाया था कि पेंगुइन किंग के हाथ में जाकर सारी स्पीड एक साथ आती है और जब पेंगुइन किंग ऑर्डर देता है तो वो सारे लोग अपनी बॉडी के अंदर लौट जाते हैं। जुंगू ये देख के काफी शॉक होता है और सोच रहा होता है आखिर ये सारी स्पीड स्नोमैन की बॉडी के अंदर क्या कर रही है। और तभी जुंगू देखता है कि जिन स्नोमैन को उसने मार दिया था उन सभी के बॉडी के अंदर लाइफ वापस आ आती है। और तभी जुंगू बोलता है कि अब मुझे समझ में आ चुका है कि आखिर ये ब्लैक स्नोमैन खत्म क्यों नहीं हो रहे। और जुंगू बोलता है अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं, हमको फटाफट से माउंटेन के टॉप पे जाना होगा। और वो उन सारे स्नोमैन के अटैक से बचते हुए माउंटेन के टॉप पे जाने लगते हैं। और जब पेंगुइन किंग को पता चलता है कि उसके पास में डेंजर आ रहा है तो वो अपनी एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है किंग्स कॉल। और पेंगुइन किंग कैसा करते जितने भी स्नोमैन थे उनकी स्पीड अचानक से काफी तेज हो जाती है और जुंगू के पीछे लग जाते हैं। तभी डार्क एम्परर जुंगू को अपने कंधे पे बैठा लेता है और काफी स्पीड से माउंटेन की टॉप की तरफ जाने लगता है।
और जब वो लोग पेंगुइन किंग के काफी ज्यादा पास पहुंच जाते हैं तभी डार्क एम्पर जुंगू को पेंगुइन किंग की तरफ फेंक देता है और जुंगू अपने शॉर्ट ब्लेड की हेल्प से पेंगुइन किंग को आधा काट देता है और उसके बाद जुंगू पेंगुइन किंग की चोट ले लेता है और पेंगुइन किंग के मरने के साथ ही सारे स्नोमैन भी मेल्ट हो जाते हैं। फिर जुंगू वापस इंस्ट्रक्टर के पास आता है और सारी चीज दिखाता है और जुंगू को वापस लौटा हुआ देख के इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, बच्चे तुम्हारी स्ट्रेंथ ने मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ खींच लिया है और मुझे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है और सेकंड टायर असैसिन के जो 3 स्टैंडर्ड होते हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे ऑफर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी लिमिट होगी। तो क्या तुम यहाँ पे खुद का पाथ चुनना चाहोगे? और जुंगू सोच रहा था शायद से हिडन क्लास की बात कर रहे हैं जो कि मुझे पहले बुक ऑफ विशेस के मास्टर ने बताई थी। और जुंगू बोलता है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। अभी इंस्ट्रक्टर डेस्मंड वहाँ पे खड़े होते हैं तो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे सेकंड टायर असैसिन को छोड़ के बहुत सारी ऐसी हिडन क्लास है जो कि तुम सीख सकते हो, लेकिन मेन बात यह है कि इन सभी के अंदर फेलियर बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर तुम्हारी लाइफ जाने का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है। और तभी जुंगू बोलता है मैं जानता हूँ कि सेकंड क्लास एडवांसमेंट काफी ज्यादा जरूरी होती है और इस एडवांसमेंट को लेने के लिए मैं कितना ज्यादा रिस्क लेने तैयार हूँ। और जुंगू की डिटर्मिनेशन को देख के इंस्ट्रक्टर डेस्मंड वहाँ पे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा जोश है। तभी इंस्ट्रक्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं क्योंकि जुंगू अपनी लिमिट को पुश करने के लिए तैयार है तो वो एक स्पेस के अंदर उसकी स्पीड को गाइड करेंगे ताकि वो अपनी क्लास को एडवांस कर सके। और जुंगू को वहाँ पे कौन सी क्लास को एडवांस करना है वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही में इंस्ट्रक्टर उसको वार्न करता है कि पावर के लालच में आके तुम उस स्पेस के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते वरना तुम उस स्पेस के अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। अभी अचानक से जुंगू के माइंड के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स एंटर करती है जो कि उसकी कॉन्शियसनेस को एक अलग ही स्पेस के अंदर लेके जाती है जहाँ पे जुंगू बहुत टाइम के लिए अपने सेंसेस को खो देता है। और तभी अचानक से जुंगू की आंखें खुलती है और वो अपने सामने एक एंडलेस स्पेस देखता है। तो तभी अचानक से जुंगू के सामने एक रेड कलर का पिलर आता है जिसमें लाइट चमक रही होती है और उसी के आसपास में और अलग अलग कलर के पिलर होते हैं। और जुंगू जैसे ही उस रेड पिलर के अंदर अपना हाथ डालता है उसके सामने अचानक से इन्फॉर्मेशन आती है और जुंगू को बताया था कि इस जॉब का नाम है लॉलेस आउटलो। इसके अंदर जो आपको स्किल मिलेगी वो है लॉलेसनेस और लाइट एंड शैडो इंटरप्ले और ये वो हिडन जॉब है जो कि बुक ऑफ विशेस के मास्टर ने रिकमेंड करी थी। उसके बाद जुंगू ब्लू पिलर के अंदर अपना हाथ डालता है और इसके अंदर जो जॉब प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है शैडो मैन और इसके अंदर जो स्किल मिलती है उसका नाम होता है शैडो क्लोन, शैडो स्टिचिंग और शैडो कर्स। और जुंगू बोलता है ब्लू पिलर के अंदर जो भी स्किल और एट्रीब्यूट है वो रेड पिलर के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया है। और जुंगू को वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे हर एक पिलर का कलर उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखते हुए जुंगू की नजर गोल्डन पिलर के ऊपर जाती है और जैसे ही जुंगू गोल्डन पिलर के अंदर अपना हाथ डालता है तो वहाँ पे उसके सामने बहुत ही बड़ी विंडो अपीयर होती है और इसके अंदर जो जॉब खुली होती है वो होती है एक लेजेंडरी जॉब जिसका नाम होता है स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन। और इसके अंदर जुंगू को जो स्किल मिलने वाली होती है वो होती है सोनिक स्वॉर्ड ब्रेथ, गेल ब्लेड और इन्फिनिट स्वॉर्ड एनर्जी। ये देख के जुंगू काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है कि इस लेवल की जॉब मिलना काफी ज्यादा रेयर है। मैंने यहाँ तक अपनी लास्ट लाइफ के अंदर किसी भी लेजेंडरी जॉब के बारे में सुना भी नहीं था और अगर मैं यहाँ पे इस तरह की लेजेंडरी जॉब को चुन लेता हूँ तो यहाँ पे जो भी एबल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि 8 हेडेड असेंबली उनको हराना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से जुंगू के दिमाग में ये बात आती है कि आखिर इस लेजेंडरी जॉब को बुक ऑफ विशेस के मास्टर ने मुझसे क्यों छुपाया। और उसके बाद जुंगू हाथों हाथ बुक ऑफ विशेस के मास्टर को समन करता है और वो उससे बोलता है कि आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। और तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर एक्सप्लेन करने लगता है, बोलता है मैं आपसे कभी भी कोई बात नहीं छुपा सकता। मैंने आपको लॉलेस आउटलो चुनने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वो डिसीजन आपके लिए काफी ज्यादा सेफ रहता। और जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि ये जॉब है स्टॉर्म स्वॉर्ड में उसके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी रेट सिर्फ 1% है और यहाँ तक कि जो सक्सेस रेट है वो तो उससे भी ज्यादा कम है, वो है 0.5%। और ये सब सुनने के बाद जुंगू काफी ज्यादा शांत हो जाता है, सोच रहा होता है वैसे ये जो मुझे बातें बता रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है, इसका सक्सेस रेट तो काफी ज्यादा कम है। फिर बुक ऑफ विशेस का मास्टर आगे बोलता है शैडोमैन जॉब के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी 22% है और वहीं आपकी जो सक्सेस रेट है वो है 9%। हालांकि ये सक्सेस रेट स्टॉर्म स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी इस जॉब को चुनना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। और ये सब सुनते हुए जुंगू बोलता है तो मुझे एक बात आखिर लॉलेस आउटलो का डेटा क्या है। और तभी बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है लॉलेस आउटलो के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी 89% है और यहाँ पे जो इसकी सक्सेस रेट है वो तो बहुत ही ज्यादा जो कि 98%। और ये सब देखने के बाद जुंगू को समझ में आता है कि उसने काफी ज्यादा गलत किया। बुक ऑफ विशेस के मास्टर ने जो बोला था वो काफी ज्यादा ठीक था क्योंकि उसने अपने हिसाब से मेरे लिए सबसे सेफेस्ट चॉइस चुनी थी। लेकिन जुंगू बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को सेफेस्ट रास्ता चुनना है और अब क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंच चुका तो मैं हाईएस्ट रिवॉर्ड लेके जाऊंगा। और ये सुन के बुक ऑफ विशेस का मास्टर चुप हो जाता है, सोच रहा होता है आखिर मैं इस बात का जवाब कैसे दूं। और तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है अब से मेरे सामने जो भी चॉइस है तुम उसकी अच्छी और बुरी चीजें दोनों बताना, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। और उसके बाद जुंगू गोल्डन पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इससे पहले कि जुंगू गोल्डन पिलर के अंदर जाता है वो बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, अगर स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन की कंपेटिबिलिटी सिर्फ 1% है तो क्या मुझे अगर सक्सेसफुली जॉब मिल जाती है तो मैं इस जॉब की 100% पावर को यूज कर पाऊंगा या नहीं। बुक ऑफ विशेस का मास्टर बोलता है अगर आप स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन को सक्सेसफुली ले लेते हैं तो आप इसकी 100% पावर को यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी
कि कम से कम आपकी मेंटल हेल्थ 20 दिन के लिए खराब होगी और यहाँ तक कि वर्स्ट केस ये भी हो सकता है कि आप मर भी सकते हैं। और ये सुन के जुंगू सोचने लगता है मेरे लिए 20 दिन का मेंटली बीमार होना बिल्कुल मरने के बराबर ही है। अगर मैं इतने दिन बीमार पड़ता तो मैं बाकी सारे लोगों से बहुत ज्यादा पीछे हो जाऊंगा और उन समय सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि मैं वैन यूसी को नहीं बचा पाऊंगा। तभी जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन क्या तुम खुद को भूल गए? मैं तुमसे ये विश मांगता हूँ कि मैं स्टॉर्म स्वॉर्डमैन को सक्सेसफुली हासिल कर सकूं। और ये बोलने के बाद जुंगू गोल्डन पिलर के अंदर एंटर कर जाता है और बुक ऑफ विशेस का मास्टर बुक ऑफ विशेस को एक्टिवेट करता है और थोड़ी देर बाद वो बोलता है मास्टर आपकी विश को कंप्लीट कर दिया गया है। और तभी जुंगू के माइंड के अंदर स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने लगती है और वही इंस्ट्रक्टर डेजमंड जुंगू को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि जो स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन है वो एक एंशिएंट लेजेंडरी जॉब है जिसको गायब हुए बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं। यहाँ तक कि जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है SSS लेवल का वो भी इसको सक्सेसफुली हासिल नहीं कर पाया। और जुंगू को यहाँ पे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और फिर हमें जुंगू को दिखाया था जिसके माइंड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जा रही होती है जिससे उसके माइंड और बॉडी दोनों के ऊपर असर हो रहा होता है। अगर किसी को भी स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन की रियल पावर को लेना है तो उसको यहाँ पे स्टॉर्म के एसेंस के बारे में जानना होगा। और जुंगू को बताया था कि आपको स्वॉर्ड और विंड के लिए लॉयल होना होगा और आपके सामने हमेशा डेथ रहेगी लेकिन आपको उसे बिल्कुल भी नहीं डरना। अपनी स्वॉर्ड को अपने दिल से कंट्रोल करो और विंड के साथ मूव करो। तुम बस ये मानो कि ये विंड ही तुम्हारी स्वॉर्ड है। जितना ज्यादा तुम इस बात को समझोगे उतना ज्यादा तुम्हारी स्टॉर्म स्वॉर्ड की स्ट्राइक इंटेंस होगी। सिर्फ जो बंदा डेथ को फेस करेगा वही इनविंसिबल हो सकता है और जिस बंदे ने ये बात सही से समझ ली वो असैसिन के बीच में ट्रू वॉरियर है और सिर्फ उसी को स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन का टाइटल दिया जा सकता है। स्टार्टिंग में बुक ऑफ विशेस के मास्टर की हेल्प से जुंगू सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली ले रहा होता है। हालांकि जैसे जैसे स्पेस के अंदर टाइम आगे बढ़ रहा था बुक ऑफ विशेस की एनर्जी गायब होती जा रही थी। ऐसे ही करते करते बुक ऑफ विशेस गायब होने लगता है। अब उसको वापस से रिकवर करने के लिए बहुत ही गहरी नींद के अंदर जाना होगा और अब जुंगू उस लेगेसी को एक्सेप्ट करने के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है। लेकिन अचानक से जुंगू की स्पीड काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और वो स्पेस के अंदर गिरने लगता है और जुंगू वहां पे बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन अभी भी स्टॉर्म स्वॉर्ड्समैन की प्रोसेस चल रही होती है। इंस्ट्रक्टर डेजमंड जुंगू को देख रहे होते हैं और बोलते कि स्टॉर्म स्वॉर्डमैन लेजेंड्स की जॉब है। मैंने अपने लाइफ टाइम में किसी को भी इसके अंदर सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा। अचानक से जुंगू की बॉडी वहाँ पे गिर जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है और अभी जुंगू के साथ जो हुआ वो एक फेलियर का साइन है। इसका मतलब जुंगू अपनी जॉब को लेने में नाकाम हो गया और अगर यहाँ पे कुछ बुरा होता तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरी जिंदगी स्पेस के अंदर रह जाए। और आजकल के जो बच्चे तो काफी ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और मुझे लगता है इस टाइम फेल होना तुम्हें काफी कुछ सिखाएगा। और अगर नॉर्मली भी बात किया तो सिर्फ SSS क्लास के लोग लेजेंडरी जॉब को पाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वहीं जुंगू तुम जो कि एक लेवल के टैलेंट के साथ आए हो तुम्हारे लिए एक हिडन जॉब पाने काफी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है। बताया था कि इस वर्ल्ड का फर्स्ट सेकेंडरी जॉब ट्रांजिशन हो चुका है और तभी इंस्ट्रक्टर डेजमंड बोलते कितनी ज्यादा शर्म की बात है। अगर तुमने यहाँ पे सही जॉब को चुना होता तो तुम यहाँ पे फर्स्ट होते। देखो तुम्हारे लेजेंडरी जॉब चुनने की वजह से कोई और तुम्हारे नंबर पे आ चुका है। और तभी जुंगू अपनी आंखें खोलता है और उसको इंस्ट्रक्टर डेजमंड की आवाज सुनाई दे रही होती है। हालांकि जुंगू चलने में काफी दिक्कत हो रही होती है लेकिन फिर भी उसकी आंखों के अंदर खुशी की चमक होती है। और तभी जुंगू बोलता है आखिर आपको कैसे पता कि वर्ल्ड का फर्स्ट सेकंड जॉब ट्रांजिशन मैंने नहीं किया? और ये सुन के इंस्ट्रक्टर डेजमंड काफी शॉक हो जाता है। बोलते हैं क्या? आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि तुम इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो चुके हो? तभी जुंगू वहाँ पे एक हाई लेवल का रिकवरी पोशन पीता है और उस रिकवरी पोशन को पीते जुंगू की रिकवरी काफी ज्यादा तेज हो जाती है। जुंगू ने अपने 80% स्टेमिना और स्पिरिट को रिकवर कर लिया होता है। ये देख के इंस्ट्रक्टर डेजमंड काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुमने ये कैसे किया? क्या तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो? मैं तुम्हें गारंटी देता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जुंगू वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता। बोलता है इंस्ट्रक्टर क्या आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही? और तभी डेजमंड नोटिस करता है कि उसके हाथ से जो सिगरेट छूटी थी उससे कारपेट के ऊपर आग लग चुकी है। और उसके बाद डेजमंड वहाँ से जंप करते हुए हटता है, आग को बुझाने का ट्राई करने लगता है और जुंगू उस टाइम का फायदा उठाते वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे यहाँ पे बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। जुंगू जब वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी नाइट हो चुकी है। उसको अपनी जॉब पाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए। और जब वो अपना फोन चेक करता है उसको किन केलान की तरफ से 5 मैसेज आए होते हैं। किन केलान कहती है क्या तुम मेरे साथ कल लंच पे चल सकते हो? और किन केलान ने उसको रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजी होती है। और जुंगू सोचता है मुझे पता तो है कि ये तुम्हारा ट्रैप है और मुझे इस लंच को ऑफर करने के लिए तुम्हें बाय होंगली ने बोला है। हालांकि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं खुद बाय होंगली का शिकार करना चाहता हूँ और तुमने यहाँ पे लंच का पूछ के मेले एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी है। जुंगू बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करूंगा। तभी हमें किन केलान को दिखाया जाता है जो कि बाय होंगली के साथ सिस्टम कर रही होती है। और तभी अचानक से उनके सिस्टम के बीच में एक फोन बजता है और जब बाय होंगली उस मैसेज को पढ़ता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जुंगू इस बात के लिए मान जाएगा। हालांकि जुंगू ने वहाँ पे टाइम और लोकेशन चेंज कर दी थी लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। और तभी बाय होंगली अपने कपड़े पहन लेता है और सिस्टम को खत्म कर देता है और वहाँ जाते हुए बोलता है मैं तुमसे कल मिलूंगा। और किन केलान बिल्कुल भी नहीं चाहती थी इसीलिए उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस बात से किन केलान जुंगू के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते कि जुंगू तुमने यहाँ पे मेरे चलते हुए सिस्टम को रोका है, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तुम बस मेरा वेट करो। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।